हेलो। 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 ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका इस लाइव सेशन में। ये हमारा दूसरा सेशन है इस एनपीटीईएल कोर्स, जिसका नाम है इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स इन हिंदी, इसके लिए। और आज का सेशन हमारा मेनली वीक 2 पर आधारित होने वाला है। और वीक 2 में हमने पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, फिजिक्स ऑफ फेज चेंज प्रोसेसेस, प्रॉपर्टी डायग्राम्स, introduction to property table and its uses, ideal gas and its equation of state, application of ideal gas equation of state and introduction to compressibility factor। तो हम लोग अपना सेशन शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा है हमने लेक्चर में। प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ी कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें केमिकल कंपोजिशन पूरे सिस्टम में एक जैसी होती है, कोई उसमें अंतर नहीं होता है एक जगह से दूसरी जगह जाने पर। ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, जैसे N2 है, नाइट्रोजन गैस है। तो इस चैम्बर के अंदर में नाइट्रोजन भरी हुई है, तो इस चैम्बर के अंदर में हर जगह पर जो केमिकल कंपोजिशन है वो एक जैसी है, हर जगह N2 ही है। दूसरा उदाहरण दिया गया है, एक चैम्बर है जिसमें एयर भरी हुई है। तो आप चैम्बर के अंदर कहीं भी जाएंगे तो आपको हर जगह एयर मिलेगी। ठीक है। तो ये दोनों प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि इनकी केमिकल कंपोजिशन है वो पूरी जगह एक जैसी है। उसी तरह से अगर एक मिक्सचर है H2O का, लिक्विड में और वेपर में, तो कहीं भी जाएंगे तो लिक्विड और वेपर, लिक्विड फेज में, आई मीन इस चैम्बर के अंदर में एक मिक्सचर है वेपर का और लिक्विड का, लेकिन हर जगह केमिकल कंपोजिशन एक जैसी, हर जगह H2O मिलेगा। ठीक है। तो ये भी एक प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल है। लेकिन जो चौथा एग्जांपल है, ये एक बॉक्स है जिसके अंदर में एयर है, लिक्विड और वेपर दोनों फॉर्म में, एक्चुअली मिक्सचर है दोनों का। ठीक है। तो ये वाला जो चौथा एग्जांपल है, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो नीचे का पार्ट है ना, लिक्विड, इसमें केमिकल कंपोजिशन कुछ और हो सकती है, और वेपर वाला जो पार्ट है उसमें केमिकल कंपोजिशन कुछ और हो सकती है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है एयर के अंदर में बहुत सारी गैसेस होती हैं, है ना। ज्यादातर नाइट्रोजन होती है, करीब करीब 79% 80% के आसपास, और करीब 20% के आसपास ऑक्सीजन होती है। तो क्योंकि दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर कह लीजिए वो अलग अलग होता है, तो वेपर फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म में दोनों गैसेस का आई मीन कंपोजिशन अलग हो सकता है। एक एग्जांपल से हम ऐसे समझ सकते हैं कि आप मान लीजिए कि मिक्सचर है हमारे पास अल्कोहल, एथनॉल का और वाटर का। ठीक है। एक हमारे पास मिक्सचर है एथनॉल और वाटर का, ये लिक्विड फॉर्म में। ठीक है। ये हमारे पास एथनॉल प्लस वाटर का मिक्सचर है। अभी अगर आप इसको गर्म करना शुरू कर दें, ठीक है, अगर आप इसको गर्म करना शुरू कर दें तो हमको वेपर मिलने लगेगी। लेकिन आपको पता है कि बॉइलिंग जो टेम्परेचर है एथनॉल का कम है, तो एथनॉल पहले जो है एवेपोरेट होने लगेगा, तो हमारे पास जो वेपर्स मिलेंगी उसमें एथनॉल ज्यादा होगा। ठीक है। और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसके बाद जो है पानी इवेपोरेट होना शुरू होगा। ठीक है। तो वेपर वाला जो पार्ट है उसमें एथनॉल ज्यादा है, लेकिन लिक्विड वाला जो पार्ट है उसमें वाटर ज्यादा है। ठीक है। तो दोनों जगह पे, लिक्विड वाले पार्ट में और वेपर वाले पार्ट में, केमिकल कंपोजिशन सेम नहीं है, अलग अलग है। ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो एग्जांपल है ना, एयर इन द लिक्विड फॉर्म एंड द वेपर फॉर्म, द मिक्सचर, ओके, दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस, क्योंकि दोनों जगह में, लिक्विड वाले फॉर्म में और वेपर वाले फॉर्म में, केमिकल कंपोजिशन अलग अलग हो सकती है। ठीक है।
तो एक चीज आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस होने के लिए केमिकल कंपाउंड होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एयर जो है वो केमिकल कंपाउंड नहीं है, बहुत सारी गैसेस का एक होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन क्योंकि ये पूरा गैसियस फॉर्म में है, इसलिए केमिकल कंपोजिशन हर जगह सेम है। ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस के बारे में हमने देखा कि वो बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। क्यों एग्जिस्ट कर सकता है? सॉलिड फॉर्म में उसके फोर्सेस उनको जो है एक फिक्स्ड शेप प्रोवाइड करते हैं। लिक्विड के फॉर्म में उनका वॉल्यूम फिक्स है लेकिन उनका शेप फिक्स नहीं है, और गैसियस फॉर्म में उनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है और उनका शेप भी फिक्स नहीं है। फिर हमने देखा कि अगर कोई Sir, in प्योर the सब्सटेंस है। हाँ जी। example of air, only air, it may possible that only CO2 and O2 will come other than water vapors. एक एग्जांपल, मतलब समझ नहीं पाया मैं आपका डाउट। ये जो एग्जांपल हम Air, देख रहे थे प्योर सब्सटेंस का, इसकी बात कर रहे हैं आप? yes sir, pure substance. हाँ, ये ठीक सेकंड है। एग्जांपल हाँ, जो है आप हाँ, जो एयर बोल के लिए, इसमें हो सकता है सर उसके अंदर खाली कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन आए, वाटर वेपर कंपैरेटिवली इन लोगों के उसमें कम आए, तो एयर तो फिर वहाँ पे इम्प्योर सब्सटेंस एज ट्रीट हो जाती फिर। देखो अगर एयर जो है पूरी गैसियस फॉर्म में है, उसमें लिक्विड फॉर्म में नहीं है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, ठीक है, उसमें वाटर वेपर हो सकती है, ठीक है, और भी गैसेस हो सकती है, ठीक है। लेकिन सारी गैसेस हैं तो उनका जो मिक्सचर होगा ना वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा, ठीक है। तो पूरे चैम्बर के अंदर आप कहीं भी देखेंगे वो मिक्सचर का कंपोजिशन सेम रहेगा, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। लेकिन अगर इस ये जो हमारा मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, इसको अगर लिक्विफाई किया जाए, पूरी तरह से लिक्विफाई नहीं किया गया है, पार्शियली लिक्विफाई किया गया है, तो कुछ गैसेस ज्यादा लिक्विफाई होती हैं और कुछ गैसेस कम लिक्विफाई होती हैं। तो जो गैसेस ज्यादा लिक्विफाई होती हैं, तो लिक्विड स्टेट में ज्यादा लिक्विफाई होने वाली गैसेस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और वेपर फॉर्म में जो गैसेस आसानी से लिक्विफाई नहीं होती हैं, वेपर फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, उनका केमिकल कंपोजिशन आई मीन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है। तो चैम्बर के नीचे वाले पार्ट में जहां पर लिक्विड है, वहां पर लिक्विफाई जो गैसेस आसानी से हो जा रही हैं उनका कंसंट्रेशन ज्यादा है। लेकिन आप ऊपर जाएंगे जहां पर वेपर है, वहां पर जो गैसेस आसानी से लिक्विफाई नहीं हो रही उनका कंसंट्रेशन ज्यादा है। लेकिन प्योर सब्सटेंस होने के लिए केमिकल कंपोजिशन पूरे जगह में सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए एयर अगर केवल गैसियस फॉर्म में है, तब तो वो प्योर प्योर सब्सटेंस के तौर पे कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन अगर उसमें लिक्विड एयर भी है और गैसियस फॉर्म में भी एयर है, तब हम उसको प्योर सब्सटेंस नहीं कंसीडर कर सकते। तो ओके सर। आपका डाउट क्या था, मतलब जो मैंने एक्सप्लेन किया उससे आपका आंसर मिला या फिर कुछ और डाउट है? स्टिल सम ambiguity sir in the second example sir. हाँ, सेकंड एग्जांपल कौन सा, ये एयर? जी यस सर। इसमें क्या एम्बिग्यूटी है? सर एटमॉस्फेयर में तो अपने पास कई गैसेस इसके अंदर मिक्स है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी गैस मिक्स है ऑक्सीजन। है ना। हाँ, तो मल्टीपल गैसेस है, तो उसके अंदर अपन हाउ वी आर आई मीन गिविंग एयर एज ए प्योर सब्सटेंस, टैग एज ए हाँ प्योर सब्सटेंस। बिल्कुल, बहुत अच्छा डाउट है। प्योर सब्सटेंस कहने का मतलब ये नहीं कि वो एक केमिकल कंपाउंड होना चाहिए, उसमें बहुत सारे केमिकल कंपाउंड मिक्स नहीं होने चाहिए। उसका कहने का मतलब, ये डेफिनेशन पढ़िए आप, उसमें लिखा है कि सब्सटेंस दैट हैज ए फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट, ठीक है। पूरे जगह में उसका केमिकल कंपोजिशन फिक्स होना चाहिए। आप इस पॉइंट पे देखें तो जो भी इस पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट वन है हमारा, ठीक है, ये हमारा पॉइंट वन है, आपको दिख रहा है मैंने कहा पॉइंट वन लिखा है, ठीक है, दिख रहा है मेरे ख्याल से। जो पॉइंट वन है वहां पर अगर आपने केमिकल कंपोजिशन मेजर किया, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ परसेंटेज आ गया, ऑक्सीजन का कुछ परसेंटेज आ गया, नाइट्रोजन का कुछ परसेंटेज आ गया, कुछ ना कुछ परसेंटेज मान लीजिए आ गया, आपने कैसे भी करके मेजर कर लिया, ठीक है। और दूसरे पॉइंट पे अगर आप मेजर करेंगे ना, ये मान लीजिए हमारा पॉइंट टू है, ठीक है, यहाँ पे हमने मेजर किया, तो यहाँ पर भी अगर सेम कंसंट्रेशन आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का, जो भी गैसेस आप एज्यूम मतलब कंसीडर करना चाहें, ये परसेंटेज अगर हमारा सेम है, ये केमिकल कंपोजिशन सेम है, तब हम बोलेंगे कि ये पूरा जो मिक्सचर भरा हुआ है, होमोजेनियस मिक्सचर भरा हुआ है, इसका केमिकल कंपोजिशन सेम है ना, ठीक है ना। जी सारे जितने सर। भी केमिकल हम कंसीडर कर रहे हैं हर जगह उनका कंपोजिशन सेम है। तो इसलिए हम एयर को एक प्योर सब्सटेंस कंसीडर कर सकते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट, जैसे आप बोल रहे हैं कि बहुत सारी गैसेस हैं, इसके बाद भी हम उसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि हर पॉइंट पे अलग अलग जगह में उनका केमिकल कंपोजिशन सेम है।
ठीक है, राइट सर, ओके सर। ठीक है, लेकिन इसमें स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होना चाहिए। स्ट्रेटिफिकेशन कहने का मतलब है कि अगर आप पूरा एटमॉस्फेयर देखेंगे ना, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर आप पूरा देखेंगे तो हो सकता है कि एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स में आप ऊपर चले जाएं तो वहां पर हो सकता है कि ओजोन गैस ज्यादा मिल जाए, और ऊपर चले जाएं वहां पर कुछ और गैस ज्यादा मिल जाए। तो इतने बड़े स्केल पे फिर आप उसको प्योर सब्सटेंस नहीं बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि अलग अलग जगह में केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है। लेकिन जो हमारा छोटा सा ये बॉक्स बनाया है उसमें हमने सिंपल एयर भरी है, तो उसमें स्ट्रेटिफिकेशन होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, बहुत छोटा सा बॉक्स है हमारा, किसी भी पॉइंट पे आप देखेंगे जो परसेंटेज हमारा किसी एक पॉइंट पे आया है, गैसेस का परसेंटेज है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज, ऑक्सीजन का परसेंटेज, जो भी गैस आप कंसीडर करें, दूसरे पॉइंट पे देखेंगे वही सेम कंपोजिशन अगर वहां भी आ रही है, हर जगह सेम आ रही है, तब फिर वो हमारा प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल हो गया। ठीक है ना। यस सर। सर, कैन बी मिल्क कैन बी प्योर सब्सटेंस सर? मिल्क? हाँ, मिल्क को प्योर सब्सटेंस मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, ये एक बड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है। कंफ्यूजन वाला सवाल क्यों है, क्योंकि मिल्क जो है ये एक होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है। यस सर। ठीक है, तो मिल्क को प्योर सब्सटेंस कंसीडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये एक बार मैं जो ऑथेंटिक सोर्सेस होंगे वहां पर चेक करूंगा, इसके बाद मैं आंसर करूंगा, क्योंकि विदाउट कंफर्मिंग आई शुड नॉट कमेंट ऑन दैट। ओके, ओके क्योंकि सर, ओके सर। ये जो हमारा कोर्स है ना इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, इसमें जो भी हमने एग्जांपल पढ़े हैं या जो भी हम पढ़ाते हैं वो ज्यादातर इंजीनियरिंग से रिलेटेड होते हैं, मशीनरी से रिलेटेड होते हैं, कुछ आई मीन जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंपोजिशन है उनके बारे में। तो मिल्क को कंसीडर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो एक मतलब क्वेश्चन है। लेकिन सर, अगर मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर सर इन द आईसी इंजन? हाँ, मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर। अच्छा, पहले मिल्क के ऊपर में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मिल्क अगर देखो केवल लिक्विड फॉर्म में है और हर जगह उसकी केमिकल कंपोजिशन सेम है, तब काफी हद तक वो प्योर सब्सटेंस होगा। ठीक है, लेकिन जैसे उसको वेपर बनाएंगे तब फिर वही एयर वाला मामला हो जाएगा, है ना, जो एयर के साथ हो रहा है। बट इन द लिक्विड स्टेट इटसेल्फ, whether should we consider milk as a pure substance or not, that I mean we should check that। लेकिन अगर उसको टू फेज में है तब तो वो डेफिनेटली नहीं हो सकता है, एयर की तरीके ही मामला हो गया है ना। और एयर भी बहुत अच्छा जो है, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होता है, उसमें बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल भी होते हैं, है ना, बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, तो उसका होमोजीनियस मिक्सचर होना जरूरी तो नहीं है। ठीक है। हाँ, अभी आप क्या आईसी इंजन का पूछ रहे थे, इंटरनल कंबशन इंजन, तो अगेन उसमें भी वही सेम चीज है ना, उसमें वही सेम चीज है कि जो आईसी इंजन होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप डीजल इंजन लेंगे ना, तो डीजल इंजन में क्या होता है कि हम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं, स्प्रे डालते हैं चैम्बर के अंदर में डायरेक्टली। ठीक है, फिर वो जो स्प्रे है वो ड्रॉपलेट में टूटता है। ठीक है, फिर वो एयर के साथ मिक्स होता है। ओके, राइट सर, राइट सर। तो जो स्प्रे आप देखेंगे, स्प्रे आपको कुछ इस तरह से दिखता है, ये हमारा स्प्रे है। ठीक है, तो यहां पर मैं बाहर में तो एयर है और अंदर में फ्यूल है इसके। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन अलग अलग जगह पे अलग अलग हो गई, है कि नहीं। राइट सर। तो इसको फ्यूल आई मीन इसको एक प्योर सब्सटेंस नहीं कंसीडर कर सकते। ठीक फॉर है, द डीजल केस, फॉर द डीजल इंजन। हाँ, फॉर द डीजल इंजन। अभी डीजल एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखेंगे ना, इसकी आउटर बाउंड्री में देखेंगे, तो यहाँ पर एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो गया होगा जिसमें हमारी एयर की क्वांटिटी और फ्यूल की क्वांटिटी जितनी होनी चाहिए उतनी है। यहाँ पर हो सकता है कि स्टाइक्योमेट्रिक टाइप का मिक्सचर हो, अच्छा कंबसन हो रहा होगा। लेकिन अंदर में आप जाएंगे तो वहां पर फ्यूल ज्यादा होगा, एयर कम होगी। जब फ्यूल ज्यादा होता है, एयर कम होती, तो आपको पता है कि अनबर्न्ड रह जाएगा थोड़ा सा फ्यूल, क्योंकि एयर कम है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे क्या बनेंगे, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन बनेंगे, HC बनेंगे। लेकिन बाहर जहां पर स्टैक्योमेट्रिक मिक्सचर है वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, जहां पर स्टैक्योमेट्रिक मिक्सचर होता है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां पर नॉक्स ज्यादा बनेगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ज्यादा बनेंगे। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अलग अलग जगह में अलग अलग कंपोजिशन है। ओके, राइट सर, राइट लेकिन सर। हाँ, लेकिन अगर फिर से वो होमोजीनियस आई मीन ये स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल पेट्रोल इंजन है, उसमें अगर आपने मैनीफोल्ड में ही फ्यूल को इंजेक्ट किया हुआ है कार्बोरेटर से या फिर PFI इंजेक्टर से, इसके बाद में वो चैम्बर के अंदर आया है, तब वो अच्छी खासी आई मीन मिक्सचर बन गया है, वो एयर के जैसे ही हो गया है। एयर में बहुत सारी गैसेस हैं,
उसी तरह जो Right. हमारा मिक्सचर है उसमें भी बहुत सारी गैसें इवेपोरेट होके मिक्सचर बन गई हैं, तो उसको आप प्योर सब्सटेंस कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, Sir, लेकिन जहां in the final, what will be the outcome, sir, किस चीज का after this diesel and petrol engine, sir? आउटकम ऑफ Then the final conclusion, can we consider, or it depends on the mixture and that is stoichiometric mixture like that? नहीं नहीं, अगर वो पूरा पूरा गैसियस फॉर्म में है, उसके अंदर में जितने भी चीजें हैं, मान लीजिए गैसोलीन का एग्जांपल हम ले रहे हैं, पेट्रोल का एग्जांपल ले रहे हैं, तो गैसोलीन हो या डीजल हो, कोई भी फ्यूल हो, वो बहुत सारे कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, और सारे जो कंपाउंड है वो ठीक से इवेपोरेट हो गए हैं, कोई भी गैस के फॉर्म में नहीं रह गया है। ठीक है, पूरा पूरा अच्छे से इवेपोरेट हुआ है, और एयर तो ऑलरेडी गैसियस फॉर्म में है। इसके बाद जो परफेक्ट मिक्सचर बन रहा है तो उसको हम प्योर सब्सटेंस कंसीडर करेंगे ही, है ना, क्योंकि वो तो एयर जैसा मामला हो गया ना। एयर में बहुत सारी गैसें थी, ऑक्सीजन थी, Right, नाइट्रोजन sir, थी, right. कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो वो बिल्कुल एयर की तरह ही हो गया, बस उसमें कंपोजिशन थोड़ी सी डिफरेंट है। बट थ्रू आउट द सिलेंडर, योर सिलेंडर ऑफ योर आईसी इंजन वो अगर सेम है, तो उसको प्योर सब्सटेंस कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, बट Okay, वो sir. मिक्सचर हमारा परफेक्टली बनना चाहिए, उसमें सारे जितने भी हमारे फ्यूल हैं, जो भी फ्यूल है वो परफेक्टली इवेपोरेट हुआ रहना चाहिए। ठीक, डीजल इंजन में ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको हम डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ पार्ट उसका इवेपोरेट हो रहा है, कुछ लिक्विड में ही है, कुछ ऑलरेडी इवेपोरेट हो चुका है। ठीक है, तो वहां पर ये हमारा जो फोर्थ एग्जांपल है ना, ये जिसको हमने प्योर सब्सटेंस नहीं कंसीडर किया, वहां पर इस टाइप का मामला हो जाता है ना। Okay, sir. Okay, sir. इसी तरह से मेरे ख्याल से मिल्क में भी होना चाहिए, क्योंकि अगर मिल्क हमारा प्योर लिक्विड है और हर जगह उसका केमिकल कंपोजिशन सेम है, तो प्योर सब्सटेंस होना चाहिए। बट फिर भी एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लूंगा कि Sir, maybe it depends on the fat of the milk, sir. It may. हाँ एग्जैक्टली वही चीज, मतलब फैट है तो फैट का डेंसिटी कई बार कम होता है, ऊपर आ जाता है। बट वो सारी चीजें एक बार चेक करनी पड़ेंगी। बहुत ज्यादा आइडियली अगर आप देखेंगे तो कोई भी चीज ऐसे प्योर नहीं होगी, है ना, बिल्कुल, अगर आप आइडियल स्टेट में देखेंगे, क्योंकि एयर में भी बहुत सारे सबस्टैंडर्ड पार्टिकल मिल जाएंगे। उस सबस्टैंडर्ड पार्टिकल के अंदर आप जाएंगे तो उसकी कंपोजिशन अलग होगी। मान लीजिए धुएं का पार्टिकल है, कोई सूट का पार्टिकल है, तो वहां पर आपको हाइड्रोकार्बन मिलेंगे पार्टिकल के अंदर में, है ना, धुआं भी तो बहुत रहता है ना एयर में। तो ऐसे अगर आप टेक्निकली देखेंगे, बहुत ज्यादा आइडियल फॉर्म में देखेंगे, तो प्योर सब्सटेंस अगर केमिकल कंपाउंड नहीं है तब तो फिर उसका होना बहुत मुश्किल है। लेकिन फॉर आवर पर्पस जो हम इंजीनियरिंग में करते हैं, बहुत सारे अजम्पशन लेके, बहुत सारे अजम्पशन के बाद उसको हम प्योर सब्सटेंस कंसीडर कर सकते हैं, तो सेम चीज मिल्क के साथ भी होनी चाहिए। ओके, अभी ऐसे हमारे यहाँ स्मॉग होता है ना, ये सर्दियों में बहुत ज्यादा, तो जो स्मॉग के पार्टिकल, उनका तो केमिकल कंपोजिशन अलग है, अगर उसके अंदर घुस जाएंगे हम, पार्टिकल के अंदर जाएंगे। Okay, okay, sir. ठीक है, तो ये चीज हमने उसकी डेफिनेशन देख ली कि डिस्पाइट the fact that there are many gases in the air, still it can be considered as a pure substance if everything is in the gaseous form. Okay, तो फिर हमने देखा कि फेज कैसे चेंज होता है। यहाँ पर कोई इन्होंने एक वो लिया है, जो भी मिक्सचर लिया है, मान लीजिए वाटर ही लिया है, वाटर को ये हीट करने लगे हैं। ठीक है, इसके बाद पहले वाटर था लिक्विड स्टेट में, फिर उसको हीट करने लगे, और प्रेशर कांस्टेंट रखा है ना, ये जो वेट रखा है ऊपर में इसके, इसका वेट नहीं चेंज किया, तो प्रेशर कांस्टेंट है। सो प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर नहीं चेंज कर रहे हैं, और उसको लगातार हीट करते जा रहे हैं, तो एक ऐसा टेम्परेचर हमको मिलेगा जहां पर ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा, है ना। एट इफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर एग्जिस्ट एट ए लिक्विड, ठीक है, एंड इट इज रेडी टू इवेपरेट, और जैसे ही आप उसको और हीट देंगे तो ये इवेपरेट होने लगेगा। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्म है वाटर का, जो रेडी है इवेपरेट होने के लिए, वो हमारा सेचुरेटेड लिक्विड है। ठीक है, और पूरा पूरा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही अगर आप और हीट देते रहेंगे, मतलब ये जो सैचुरेटेड लिक्विड है, इसको अगर आप और हीट देते रहेंगे तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। कब तक नहीं बढ़ेगा? कि जब तक सारा का सारा पानी वेपर में ना कन्वर्ट हो जाए। जैसे ही सारा का सारा पानी वेपर में कन्वर्ट होगा, इसके बाद और हीट देंगे, इसके बाद उस वेपर का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। तो बढ़े हुए टेम्परेचर वाली जो वेपर होगी एट 1 एटमॉस्फेयर, उसको हम बोलेंगे सुपर हीटेड वेपर। ठीक है, लेकिन 100 डिग्री पर जो वेपर है, जस्ट वो इवेपरेट हुई ही है। ठीक है, वो हमारी सैचुरेटेड वेपर है, क्योंकि जैसे ही आप उससे हीट बाहर निकालेंगे वो कंडेंस होने लगेगी। सेम चीज हमारे लिक्विड के साथ भी है ना, कि अगर 0 डिग्री पे है, ठीक है,
उससे अगर जैसे ही हम हीट लेंगे तो वापस से वो कन्वर्ट होने लगेगी आइस में, तो वो हमारा सैचुरेटेड लिक्विड या फिर कंप्रेस्ड लिक्विड उसको बोल सकते हैं। ठीक है, कंप्रेस्ड लिक्विड है, और इसको हम और ठंडा करते रहेंगे तो वो एक बाउंड्री पे पहुंच जाएगा जहां पर एक तरफ में सॉलिड और एक तरफ में लिक्विड रहेगा। ठीक है, तो इस तरह की कुछ बाउंड्रीज हमको मिलेंगी, जिनको हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से पैरामीटर Sir, कांस्टेंट हो at जाते 100 हैं। degree, what is fate, sir? At 100 degree, एट 100 डिग्री वट, what's its phase? It can be tell as vapor. नहीं मैं समझा नहीं, एट 100 डिग्री मीन्स लिक्विड के लिए वाटर अगर 100 डिग्री पे है तो उसका फेस क्या होता है सर? अपन उसको वेपर ही बोलना सर उसको अपन। वो देखो 100 डिग्री जो है ना, 1 एटमोस्फियर पे 100 डिग्री पे ये लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और गैस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ये इसकी एक बाउंड्री है। ठीक है, आप 100 से जैसे भी थोड़ा सा भी अगर आप ज्यादा करेंगे तब फिर वो पूरा पूरा वेपर में रहेगा। ओके, और 100 से बिल्कुल थोड़ा सा कम भी करेंगे, बहुत थोड़ा सा भी कम करेंगे तो पूरा पूरा लिक्विड हो जाएगा। 100 एक बाउंड्री है जिसमें वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो एक पूरी रेंज रहेगी, एक पूरी रेंज रहेगी। अगर उस रेंज के अंदर में टेम्परेचर है और प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और उस रेंज के अंदर में मान लो जी ये T1 है, ये T2 है, इस पूरी रेंज के अंदर में ये लिक्विड और वेपर के मिक्सचर के रूप में एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ओके 100 इज सर। द 100 इज लाइक बाउंड्री। ठीक है, ये सर आई सेड सॉरी 0 डिग्री। नो नो 100 आई मीन जो 100 डिग्री है ना, इस पर मिक्सचर एग्जिस्ट कर सकता है, बस ये बात है। मैं थोड़ा सा इसको ठीक से एक्सप्लेन करता हूँ। टेम्परेचर की रेंज नहीं होगी, ये मैंने गलत बोल दिया। अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने सेट कर दिया, ठीक है, ओके, और टेम्परेचर राइट हमारा सर। 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इस पर मिक्सचर एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, लिक्विड का भी और वेपर का भी। ठीक है, अब उस मिक्सचर में लिक्विड और वेपर किसी भी कंपोजिशन में हो सकते हैं। 100% लिक्विड भी हो सकता है और 0% भी लिक्विड हो सकता है। ठीक है, तो ये जो मैं रेंज बता रहा था वो एक्चुअली टेम्परेचर की रेंज नहीं बता रहा था, इस मिक्सचर कंपोजिशन की रेंज बता रहा था। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक पे 100 डिग्री सेल्सियस पे पूरा पूरा लिक्विड भी एग्जिस्ट कर सकता है, पूरी पूरी वेपर भी एग्जिस्ट कर सकती है, 100% वेपर, और इनका मिक्सचर भी एग्जिस्ट कर सकता है किसी भी रेशियो में। ठीक है, अब वो रेशियो में कितनी वेपर है कितना लिक्विड है उसको एक अलग चीज से डिफाइन करते हैं, क्वालिटी उसको बोल देते हैं ना। क्वालिटी बोलते हैं कि जो फ्रैक्शन वेपर का मास है ना, वेपर डिवाइडेड बाय टोटल मास है ना, वेपर प्लस लिक्विड। ठीक है, तो वो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ओके सर। और फिर ये फेज चेंज के बारे में बता रहे हैं। वेपर दैट इज अबाउट टू कंडेंस दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड वेपर। सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इट इज ए स्टेट एट विच द लिक्विड एंड वेपर फेज एग्जिस्ट को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। सुपर हीटेड वेपर क्या होती है? ए वेपर दैट इज नॉट अबाउट टू कंडेंस, यानी कि 100 डिग्री से उसको हमने और ज्यादा हीट कर दिया है ना। जैसे ये पांचवा फिगर है, इसमें प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन उसको ज्यादा गर्म कर दिया 100 से, वो 300 डिग्री उसका टेम्परेचर पहुंचा दिया, ये सुपर हीटेड है। ठीक है, तो ये हमको अंदाजा क्यों होना चाहिए? अंदाजा इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब आप मतलब ये कोई सवाल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, है ना, कि उसकी एंथैल्पी कितनी, स्पेसिफिक एंथैल्पी या फिर स्पेसिफिक एंट्रोपी। तो वो टेबल्स में लिखी होती हैं स्टीम टेबल में। तो स्टीम टेबल में बहुत सारे स्टीम टेबल आपको मिल जाएंगे, सैचुरेटेड वाले मिल जाएंगे, सुपर हीटेड वाले मिल जाएंगे, सब कोल्ड वाले मिल जाएंगे। तो कौन सी वाली देखनी है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारा सुपर हीटेड वेपर में मिलेगा या सैचुरेटेड लिक्विड में मिलेगा या सैचुरेटेड वेपर। तो ये है ना, इस तरह का अंदाजा होना चाहिए हमें। ये वाटर का हीटिंग कर्व उन्होंने दिखाया है कि जैसे ये ग्रीन वाला जो कर्व है, ठीक है, ये टेम्परेचर का और वॉल्यूम का वेरिएशन दिखाया है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। पॉइंट 1 से शुरू किया उन्होंने, लिक्विड था, ठंडा लिक्विड था, उसको हीट देना शुरू किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है ना, एक्सपेंशन हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन, और टेम्परेचर लगभग लीनियरली बढ़ रहा है।
लेकिन जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तो फिर उसका टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है। ठीक है, और ये तब तक नहीं बढ़ता है जब तक कि ये सारा का सारा जो वाटर है वो वेपर में नहीं कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जब वाटर वेपर में बनेगा तो आपको पता है कि उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो आप देख सकते हैं कि 2 से 3 में गया, फिर 4 में गया, तो उसका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, बट टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन हमारा जो ये वाला पार्ट है ना 1 से 2, इसमें हम जब हीट दे रहे थे टेम्परेचर बढ़ रहा था, तो हमको दिख रहा था टेम्परेचर बढ़ते हुए, है ना, टेम्परेचर फील हो रहा था बढ़ते हुए। ओके, तब यस सर। है ना, तो वो हम सेंस कर पा रहे थे। ठीक है, वो सेंसिबल हीट थी। ठीक है, जो हमने हीट थी उसको वो सेंसिबल हीट कह सकते हैं, क्योंकि हम उसको सेंस कर पा रहे हैं। लेकिन 2 से पॉइंट नंबर 3 पे गए, चौथे नंबर पे गए, तो हीट हमको दिखाई नहीं दे रही कहाँ जा रही है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। वेपर तो बनती जा रही, बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक तरह से हम बोलते हैं कि भाई पता ही नहीं चल रहा है कि टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है। पता है हमको, मतलब पता है कि क्यों नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, बट क्योंकि वो सेंसिबल इंक्रीज नहीं हो रहा है टेम्परेचर में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो पॉइंट नंबर 2 से 4 में, यानी कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट दी, वो एक तरह से गुप्त रूप में चली गई। किस चीज के लिए? लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। तो उसको हम गुप्त ऊष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदी में गुप्त ऊष्मा बोलते हैं, और अंग्रेजी में लेटेंट हीट बोलते हैं। गुप्त इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो सेंसिबल नहीं है ना, इस वाले पार्ट में। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 तक सारा लिक्विड गैस में बन गया, इसको और हीट कर दिया तो सुपर हीटेड हो गया वो। ठीक है, तो ये जो पूरी चीज करी गई है किसी एक कांस्टेंट प्रेशर पर करी गई है, तब हमको ये लाइन मिली है। लेकिन अगर आप प्रेशर चेंज कर देंगे तब हमको कुछ दूसरी लाइन मिल जाएगी। अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो आपको ये लाइन कुछ इस तरह से मिल जाएगी, है ना। तो कुछ ऐसी आपको लाइन मिल जाएगी। इस तरह से आप अलग अलग प्रेशर पर आप ये करते रहेंगे तो आपको इस तरह की लाइन्स मिलती रहेंगी, और इनके जो ये पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है, उनको आप मिला देंगे तो आपको एक कर्व जैसा कुछ मिल जाएगा। वो कर्व हम देखते हैं बाद में। ठीक है, वो भी एक कर्व देखेंगे। हाँ देखो, ये आ गया, ये कर्व जैसा है ना, इस सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो एक ये डोम जैसा मिलेगा हमको, कुछ गुंबद जैसा मिलेगा, है ना। तो ये अलग अलग पॉइंट पे किया गया। तो जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हैं प्रेशर, तो आपको अलग अलग कर्व मिलते जा रहे हैं। और एक चीज आप और नोट कर सकते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आएगा, ये पॉइंट एक ऐसा आएगा जिसके बाद आगे से मैं इसमें बना दूं डोम जैसा। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है इस लाइन के इस तरफ वाला, तो यहाँ पर सारी की सारी वेपर है, सुपर हीटेड फॉर्म में। इसमें वेपर और लिक्विड दोनों का मिक्सचर है, और इसके इस तरफ में केवल लिक्विड है। ठीक है, लेकिन ये जो पॉइंट है ना ऊपर, ये क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट क्यों है? कि जैसे आप बाकी रीजन देखेंगे, यहाँ से आप हीट कर रहे हैं तो लिक्विड जो है वो इवेपोरेट होना शुरू हुआ है। ठीक है, एक क्लियर बाउंड्री है। फिर इसके बाद में धीरे धीरे करके पूरा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है इवेपोरेट होते हुए। लेकिन ये पॉइंट है, यहाँ पर ये जो फेज है, जब ये कन्वर्ट होती है तो आपको डिस्टिंक्ट फेज दिखेगी नहीं। ठीक है, ये आप मतलब देखिए कहीं पे, जैसे एग्जांपल में अगर कोई यूट्यूब वीडियो आपको दिखाऊं तो उसमें शायद ज़्यादा बेहतर दिखे। जैसे ये मान लीजिए हम देखते हैं तो इसमें आपको क्लियरली दिखेगा। ये चल नहीं रहा है। शाम को क्रिकेट बोला रंग बदलने टमाटर सॉरी, फटाफट हाँ
ये इन्होंने ये करो दिखाया है जो हम देख चुके लेक्चर में। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, कुछ ड्राई आइस लिया है, ठीक है, और उस ड्राई आइस को इस चैम्बर के अंदर में भर दिया है। ड्राई आइस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है ना। फिर इसका ये कुछ कुछ प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के क्रिटिकल जो पॉइंट है वहां तक लेके जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि पहले ये लिक्विड हमको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ये क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंचेगा उसके बाद ये जो डिफरेंस है दोनों फेजेस में, लिक्विड फेज में और वेपर फेज में, ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। ठीक है, तो जो अभी हमको क्लियर बाउंड्री यहाँ पे दिख रही है ना दोनों के बीच में एक, वो बाउंड्री दिखना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे अचानक से वो चेंज हो जा रहा है। ठीक है, क्लियर हमको बॉइलिंग नहीं दिखेगी। ओके, तो सुपर क्रिटिकल प्रेशर पे जब प्रेशर जो है क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा होता है वहां पर कोई डिस्टिंक्ट फेज चेंज नहीं होता है। डिस्टिंक्ट फेज चेंज माने कि बॉइलिंग की जो प्रोसेस है ना फेज चेंज की, वो हमको ऐसे बॉयल होते हुए नहीं दिखेगा। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट को डिफाइन ऐसे किया है कि क्रिटिकल इट इज ए पॉइंट एट विच सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड पेपर बोथ स्टेट्स आर आइडेंटिकल। आप अंतर नहीं कर पाएंगे, है ना, जैसे अभी वीडियो हमने देखा कि उनके बीच में जो बाउंड्री थी वो वेनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। अब वाटर के लिए ये पूरा फिनोमेना एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, वाटर जिस टेम्परेचर पे बॉयल होना शुरू होता है उसको बॉइलिंग टेम्परेचर बोल देते हैं, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सैचुरेशन टेम्परेचर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें फेज चेंज होती है ना। और सैचुरेशन प्रेशर यानी ऐसा प्रेशर जिस पर फेज चेंज होती है। तो अगर हम एक चीज फिक्स कर दें, मान लीजिए अगर हमने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, तो एट ए गिवन टेम्परेचर हमको एक सैचुरेशन प्रेशर मिलेगा। और उसी तरह से अगर हमने प्रेशर अगर हमने कांस्टेंट कर दिया तो एट ए कांस्टेंट प्रेशर हमको एक फिक्स सैचुरेशन टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है, तो दोनों को हम इंडिपेंडेंटली नहीं चेंज कर सकते। ओके, तो ये कुछ कुछ और चीजें एक्सप्लेन करी हैं कि अलग अलग प्रेशर पर ये कर्व कैसा दिखता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक सरफेस के बारे में बताया गया है कि एक सिंपल कंप्रेसिबल फ्लूइड है, उसको कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज से उसकी स्टेट को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, प्रेशर और टेम्परेचर के वेरिएशन अलग अलग फेज में कैसे होते हैं। तो ये बीच में जो हमारा ट्रिपल पॉइंट है, इस ट्रिपल पॉइंट पे तीनों फेज को एग्जिस्ट कर सकते हैं, है ना, लिक्विड, वेपर और सॉलिड फॉर्म। तो ये ट्रिपल पॉइंट है। तो ट्रिपल पॉइंट के जैसे अगर आप वहां पर ट्रिपल पॉइंट पे एक हमारा ट्रिपल पॉइंट पे एक हमारा फिक्स्ड टेम्परेचर और फिक्स्ड प्रेशर भी है। तो अगर आप वहां से प्रेशर सॉरी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपको वेपर मिल जाएगी, और टेम्परेचर अगर आप कम करेंगे कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट तो आपको सॉलिड मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के वहां पर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो फिर आपको सॉलिड मिल जाना चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट भी इसमें दिखाया गया है, और देख सकते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट जो है इसके बाद फॉर एग्जांपल क्रिटिकल पॉइंट पे जो हमारा टेम्परेचर है, ये जो हमारा टेम्परेचर है क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, ये अगर हमने अचीव कर लिया, या फिर हम कहें कि प्रेशर की अगर हम बात कर लें फॉर एग्जांपल, ये जो क्रिटिकल प्रेशर, ये क्रिटिकल प्रेशर है। तो क्रिटिकल प्रेशर पे हमने प्रेशर को सेट किया हुआ है, मान लीजिए प्रेशर इट एट क्रिटिकल प्रेशर। तो यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं प्रेशर, तो फिर आपको कोई डिस्टिंक्ट
दोनों चीजें कर लेते हैं। हाँ, ये क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है ये सुपर क्रिटिकल रीजन होता है। तो यहाँ पर लिक्विड और वेपर में कोई अंतर नहीं रह जाता, उसमें आप डिस्टिंक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एट ट्रिपल पॉइंट substance exist in 3 phases in equilibrium, ओके। लेटेंट हीट हम डिस्कस कर चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फेज डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है वाटर से, क्योंकि वाटर का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सॉलिड होने के बाद आप आइस को और ठंडा करेंगे तो फिर वो कई बार एक्सपेंड होती है, ओके। स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ कुछ डिस्कस किया गया है। अब एंथैल्पी, एंथैल्पी एक प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सो एंथैल्पी को डिफाइन ऐसे किया जाता है, एंथैल्पी इज यू प्लस पी वी। यू जो है वो हमारी इंटरनल एनर्जी है, ओके, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, एंड पी जो है ये प्रेशर है, और वी जो है ये स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मास से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एब्सोल्यूट वैल्यू मिल जाएगी, मास से डिवाइड कर देंगे तो आपको स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाएगी। फिर इनकी वैल्यू जो हमको निकालनी है वो हम टेबल से निकालते हैं, ओके। क्वालिटी हम डिफाइन कर चुके हैं, ओके। अगर हमको क्वालिटी पता है एक मिक्सचर की, लिक्विड और वेपर के मिक्सचर की, तो हम किसी भी अ, अगर हमको क्वालिटी पता है तो फिर हम टेबल्स को देख के उस पर्टिकुलर मिक्सचर की प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं, है ना। एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब, ओके। तो आई थिंक, हाँ, एक चीज और है, आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैसेस के लिए होती है, उसकी स्टेट को बताने के लिए, ओके। इट इज एन इक्वेशन दैट रिलेट्स द प्रेशर, टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। और आपको पता है कि कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं होती है, जो भी गैस हैं वो रियल गैसेस हैं। बट अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है और प्रेशर काफ़ी कम है, तो जो रियल गैसेस हैं उनको आइडियल गैसेस की तरीके से एज्यूम कर सकते हैं, और काफ़ी केसेस में इसी इक्वेशन से हमारा काम चल जाता है, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन से। बट अगर आपको रियल गैस का जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है, तब फिर उसके लिए हमको कुछ रियल गैस की इक्वेशंस होती हैं, कुछ मॉडल्स हैं, उनको यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इसी को अगर हम मॉडिफाई करें आइडियल गैस इक्वेशन को, तो इसमें फैक्टर लगा सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो रियल गैसेस जो है वो आइडियल गैस इक्वेशन को हर जगह नहीं फॉलो कर पाते हैं, है ना। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर फॉलो कर पाती हैं, पर अगर वो कंडीशन चेंज कर दें तब फिर हमको थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, और बहुत सारे मॉडिफिकेशन अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने दिए हैं। फॉर एग्जांपल वंडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट है, ये काफ़ी ठीक ठाक काम करती है कुछ जगह पे, लेकिन आपको और एक्यूरेट चाहिए। मान लीजिए अगर आप क्रिटिकल प्रेशर के आसपास अगर आप काम करते हैं तो आपको दूसरी टाइप की इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। तो जितना एक्यूरेसी चाहिए उतनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन होती जाएगी। आप देख सकते हैं अलग अलग इक्वेशन और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप की भी इक्वेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस बेनेडिक्ट वेब रूबिन इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये हमारी करीब 2.5 जब डेंसिटी होगी हमारी क्रिटिकल डेंसिटी की, तब तक ये ठीक ठाक काम करती रहेगी, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग बहुत सारी इक्वेशन है, कितनी एक्यूरेसी चाहिए उसके हिसाब से हम लोग वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस डिस्कशन के साथ मुझे लगता है कि हमारा एक हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, इस रिवीजन के बाद, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ए प्योर सब्सटेंस इन द गैसियस फेज, ओके। गैसियस फेज में तो प्योर सब्सटेंस है, बट नॉट एज ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड गैस, ठीक है। जब लिक्विड एंड गैस का मिक्सचर है तब उसको प्योर सब्सटेंस नहीं कंसीडर कर सकते। अभी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, और करेक्ट आंसर है एयर, है ना, क्योंकि वाटर इसका केमिकल कंपोजिशन H2 ही रहेगा, वेपर में भी लिक्विड में भी, इसी तरह से नाइट्रोजन भी, हीलियम भी। बट एयर जो है लिक्विड स्टेट में उसका कंपोजिशन अलग हो सकता है, और वेपर स्टेट में कंपोजिशन अलग हो सकता है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये कह रहा है एट ए प्रेशर हायर देन द क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर से प्रेशर ज्यादा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू।
ये कह रहा है कि देयर इज ए डिस्टिंक्ट बॉइलिंग प्रोसेस क्रिटिकल प्रेशर से अगर ज्यादा है तो। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि लिक्विड एंड वेपर फेजेस आर क्लियरली सेपरेटेड बाय ए फेज चेंज लाइन। और तीसरा ऑप्शन कह रहा है देयर इज नो डिस्टिंक्ट फेज चेंज प्रोसेस। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि सब्सटेंस कैन नॉट एग्जिस्ट इन ए लिक्विड स्टेट। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? अभी हमने जैसे वो डायग्राम देखा था, एक बार अगर फिर से देखेंगे तो एकदम क्लियरली इसको आंसर कर सकते हैं, या फिर बना ही लेते हैं। यहाँ पे हमारा ट्रिपल पॉइंट था वाटर के लिए को। ये है। सॉरी। हाँ, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एट हायर प्रेशर देन क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल प्रेशर ये है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारी वाई एक्सिस प्रेशर है और एक्स एक्सिस टेम्परेचर है। तो ये लाइन है क्रिटिकल प्रेशर वाली लाइन, ठीक है। कलर से कंफ्यूजन हो रहा हो तो इसको चेंज कर दें। ये है हमारा क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर। अब कह रहा है कि इससे ऊपर अगर हम जाएं, ऊपर वाले रीजन में, तो क्या होगा? देयर इज नो डिस्टिंक्ट सॉरी देयर इज ए डिस्टिंक्ट बॉइलिंग प्रोसेस। तो बॉइलिंग प्रोसेस हमको पता है क्या है। बॉइलिंग प्रोसेस होती है जब हमारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। तो लिक्विड और वेपर के बीच में एक क्लियर बाउंड्री होनी चाहिए। तो नीचे वाले पार्ट में आप देख सकते हो कि नीचे वाला जो ये पार्ट है ना, नीचे वाला, यहाँ तो लिक्विड और वेपर के बीच में क्लियर बाउंड्री है। यहाँ पर तो हमको एक डिस्टिंक्ट बॉइलिंग प्रोसेस मिलेगा, लेकिन इस क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर इस वाले इलाके में यहाँ पर कोई क्लियर बाउंड्री नहीं है, ठीक है। तो वहां पर हमको कोई डिस्टिंक्ट बॉइलिंग प्रोसेस नहीं मिलेगी। अभी जो हमने वीडियो देखा था उसमें आपने देखा था कि कोई बॉइलिंग जैसी प्रोसेस नहीं हो रही थी, है ना। जो लिक्विड था वो अचानक से वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा था, है ना, जो अभी हमने वीडियो देखा था। और जो लिक्विड और वेपर के बीच की जो लाइन थी, जो बाउंड्री थी, वो भी धीरे धीरे करके गायब हो गई थी जैसे ही हम क्रिटिकल पॉइंट के पास पहुंचे थे। ओके। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि लिक्विड एंड वेपर फेज आर क्लियरली सेपरेटेड बाय ए फेज लाइन। जब हमारा प्रेशर ज्यादा है क्रिटिकल प्रेशर से, नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो कोई यहाँ पर क्लियर फेज लाइन नहीं, यहाँ तक हमारी फेज लाइन थी, इसके बाद में फेज लाइन हमारी गायब हो गई, है ना, फेज चेंज लाइन, ठीक है। यहाँ पर कोई फेज चेंज लाइन नहीं, तो ऑप्शन बी भी ठीक नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है देयर इज नो डिस्टिंक्ट फेज चेंज प्रोसेस। ये सही ऑप्शन है ना। हमने देखा था कि कोई बॉइलिंग जैसी कोई डिस्टिंक्ट एक फिनोमेना नहीं हो रहा था कोई वहां पे। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि सब्सटेंस कैन नॉट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, इस जगह में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्रिटिकल जो प्रेशर है उससे ज्यादा है, बट लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो लिक्विड में एग्जिस्ट तो कर सकता है, लेकिन आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे और लिक्विड जब वो वेपर में कन्वर्ट होगा तब कोई डिस्टिंक्ट फेज चेंज प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पर बॉइलिंग जैसा कुछ अलग से नहीं दिखेगा, वो ऐसे बस चेंज हो जाएगा, ठीक है। ओके। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। Sir, maybe the option D will be correct, sir. डी ऑप्शन? नहीं, इसमें हमसे करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है। देखो अगर डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि सब्सटेंस कैन नॉट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, क्रिटिकल प्रेशर से अगर ज्यादा है प्रेशर, तो आप देखिए ना, ये जो पूरा इलाका है, ये पूरा है जो इलाका है ना, ऊपर इस लाइन के ऊपर ये जो हमने ब्लू लाइन खींची है, ब्लू लाइन क्या है? ये क्रिटिकल प्रेशर वाली लाइन है ना। हालांकि क्रिटिकल पॉइंट यही है। इस क्रिटिकल पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो क्रिटिकल टेम्परेचर, और जो प्रेशर है वो क्रिटिकल प्रेशर, ठीक है। तो जो हमने लाइन की बनाई है ये क्रिटिकल प्रेशर वाली लाइन है, ये क्रिटिकल प्रेशर वाली लाइन है। तो इस लाइन के ऊपर में हमको पूछा गया है ना, जब प्रेशर हमारा ज्यादा है क्रिटिकल प्रेशर से, तो कह रहा है कि
डी ऑप्शन जो आप कह रहे हैं, सब्सटेंस कैन नॉट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये वाला आप पार्ट देखिए, यहाँ पर तो लिक्विड स्टेट में कर रहा है एग्जिस्ट, है ना, इस लाइन के ऊपर भी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसको, ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, तो इसको जब क्रॉस करेगा तो कोई डिस्टिंक्ट प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्री है नहीं, है ना। लिक्विड स्टेट में तो एग्जिस्ट कर ही रहा है ना, इस जगह पे देखिए लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, और नीली लाइन के ऊपर हम लोग। Distinct boundary means what do you mean sir by distinct boundary? डिस्टिंक्ट बाउंड, अभी वीडियो देखा था ना हमने, जब वो क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचा था और उसने और उसको गर्म किया था क्रिटिकल प्रेशर पर पहुंचने के बाद, वो लिक्विड और वेपर के बीच की जो बाउंड्री थी वो गायब हो गई थी, है ना। अभी हमने एक वीडियो देखा था जो, उसमें एक चैम्बर था, चैम्बर के अंदर में उसने कार्बन डाइऑक्साइड डाली थी, ड्राई आइस, फिर वो पिघल गई थी, ठीक है, पिघल जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसका उसने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाते बढ़ाते वो क्रिटिकल प्रेशर पर पहुंच गया था, ठीक है। फिर उसके बाद ने साथ में एक्चुअली टेम्परेचर भी बढ़ा रहा था, लेकिन जैसे ही क्रिटिकल पॉइंट के बाद उसने उसका टेम्परेचर बढ़ाया था, तो ये जो बाउंड्री है ना, ये लिक्विड और वेपर के बीच की बाउंड्री बाउंड्री गायब हो गई थी, ठीक है। तो कोई डिस्टिंक्ट बॉइलिंग फिनोमेना नहीं हुआ था। और यहाँ पर बाउंड्री कहने का सेंस ये है कि यहाँ पर जो हमारी लाइनें बनी यही बाउंड्री है। फॉर एग्जाम्पल ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट को अलग कर रही है, लेकिन ये बाउंड्री एक जगह जाके रुक जा रही है ना, क्रिटिकल पॉइंट के पास जाके, इसके बाद कोई बाउंड्री है नहीं, ठीक है। Okay sir, okay sir. इसमें कुछ डाउट है क्रिटिकल पॉइंट में? Sir, can we extend this line up to the top sir, this नहीं, critical point line sir? आप ऐसे इस कागज के टुकड़े पे एक्सटेंड कर दीजिए तो कोई वो नहीं है, लेकिन जो रियलिटी है ना, फिजिकल रियलिटी, ठीक है, वहां पर आप देखेंगे कि बॉइलिंग जैसा फिनोमेना हो ही नहीं रहा है। ओके, क्रिटिकल पॉइंट के बाद लिक्विड स्टेट और वेपर स्टेट, ये दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, मतलब वहां पे लिक्विड एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। Right sir. यहाँ पर जो भी था वो एक मिक्सचर था, आप उसको वेपर, बेटर होगा कि हम गैसियस फॉर्म कंसीडर करें, क्योंकि वो लिक्विड तो है नहीं ऑब्वियसली, ठीक है। बट जो एक डिस्टिंक्ट फिनोमेना है ना, जैसे बॉइलिंग क्या होता है, इस लाइन को जैसे आप क्रॉस करते हैं तो क्रॉसिंग पॉइंट पे बॉइलिंग होती है ना। Right sir. वहां पर तो कुछ बॉइलिंग जैसा फिनोमेना हो ही नहीं था, जहां जहां पे बॉइलिंग हो रही है वो ये लाइन है। अब वहां पर इस क्रिटिकल पॉइंट के बाद तो बॉइलिंग हो ही नहीं रही थी, ठीक है। Okay sir, okay sir. Continue sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि द पॉइंट एट विच सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर स्टेट आर आइडेंटिकल नोन एज। Sir D. डी सब्लिमेशन पॉइंट। डी में तो जो सब्लिमेशन होता है उसमें तो सॉलिड से गैस में चला जाता है डायरेक्टली, है ना। अच्छा, liquid to vapor है, right sir? Liquid to vapor. हम्म, हेलो। Yes sir. तो इसमें क्या होना चाहिए फिर? अभी तो डिस्कस किया ना हमने, जो क्रिटिकल पॉइंट है, जो इसको एक बार देखते हैं क्या क्या लिखा है इसमें। जो सैचुरेटेड लिक्विड होता है, वो सैचुरेटेड लिक्विड क्या होता है? सैचुरेटेड लिक्विड यानी कि Fully पानी liquid. पूरी तरह से वो गर्म हो चुका है, और जैसे ही आप उसको और हीट देंगे वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, है ना। 1 एटमॉस्फेरिक मान लीजिए प्रेशर है, तो 100 डिग्री सेल्सियस वाला जो लिक्विड होगा, पानी होगा, दैट इज रेडी टू इवेपोरेट। ओके, दैट इज सैचुरेटेड लिक्विड, राइट, Right ठीक है। sir. और आपने पूरा पूरा पानी बॉयल जस्ट किया है और वो जस्ट वेपर बना है, आपने और ज्यादा हीट नहीं किया है, वो हमारी सैचुरेटेड वेपर है, क्योंकि जैसे ही आप उसको ठंडा करेंगे वो कंडेंस होने लगेगी, ठीक है। Right sir.
तो अब इसमें कह रहा है कि जहां पर सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर दोनों आइडेंटिकल हो जाएं, दोनों में कुछ अंतर ना रह जाए, वही तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट था जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, है ना। वहां पर बॉइलिंग जैसा कोई फिनोमेना नहीं होता है। बॉइलिंग क्या होता है कि जब सैचुरेटेड लिक्विड है वो सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं। लेकिन अगर सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों आइडेंटिकल हैं, ठीक है, तो बॉइलिंग होगी ही नहीं, है कि नहीं। तो वो क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। सर थ्रू बॉइलिंग वी आर गेटिंग एट क्रिटिकल पॉइंट ना सर? नहीं, देखो, बॉइलिंग जो प्रोसेस है हम बॉइलिंग प्रोसेस बोलते हैं जब हमारा लिक्विड है वो इवेपोरेट होके वेपर में कन्वर्ट हो, ठीक है, और आपको क्लियरली दिखेगा, ठीक है, कि ये हमारा लिक्विड है और ये हमारा वेपर है। ओके, आपके पास जी कुछ सर। पानी था, आप उसको इवेपोरेट करेंगे, हीट करेंगे, तो धीरे धीरे करके इवेपोरेट होगा, तो आपको जो पानी वाला पार्ट है वो पानी के रूप में दिखेगा, ठीक है, जो वेपर वाला पार्ट है वो आपको वेपर के रूप में दिखेगा, ठीक है। आपका आधा पानी बॉयल हो जाएगा तो आपको दिखेगा, ठीक है, ये हमारा आधा पानी बचा हुआ, 1 लीटर था, अब 500 ml बचा हुआ है, फिर 400 ml बचा हुआ है। आपको क्लियरली अलग अलग दिखता है ना, नहीं दिखता है। आप दिखता गर्म है करिए राइट। पानी तो आपको क्लियरली दिखता है। लेकिन जो ये क्रिटिकल पॉइंट, सॉरी, क्रिटिकल प्रेशर पे जब आप उसको गर्म करते हैं ना, तब आपको ये डिस्टिंक्ट नहीं दिखता है, आपको ये नहीं दिखता है कि ये लिक्विड है और ये वेपर है, ठीक है। अभी हमने एक वीडियो ओके देखा था, शायद आपने मिस कर दिया उस वाले जगह को जहां पर वो ये प्रोसेस हो रही थी। ओके, आप ओके इसके कुछ देखेंगे आप, आई मीन बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। ज़्यादातर वीडियो जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मिलेंगे, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं सॉलिड स्टेट में, फिर उसको किसी चेम्बर में डाल देते हैं, फिर वो लिक्विड बन जाती है ना। जिस प्रेशर पे या जिस टेम्परेचर पे उसको लिक्विड बनना है बन जाती है, फिर उसको वो क्रिटिकल पॉइंट पर लेके जाते हैं। ओके, क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच गए, अभी भी वो लिक्विड है, फिर जैसे ही उसको गर्म करते हैं तो ऐसा नहीं कि धीमे धीमे करके वो जो है लिक्विड से वेपर में बन रही है, वो अचानक से जो बाउंड्री है लिक्विड के बीच की और वेपर के बीच की वो गायब हो जाती है, ठीक है। सर, by just putting the liquid into the critical pressure. क्रिटिकल प्रेशर पे चला गया हमारा, ठीक है। फिर जब आप उसको और हीट करते हैं तो आपको धीरे धीरे बॉयल होता हुआ नहीं दिखता है। मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जैसे ये हमारा लिक्विड है, ठीक है, और हमारा प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर नहीं है, कोई भी एक नॉर्मल सा प्रेशर है, ठीक है। फिर आप उसको हीट करते हैं तब यहाँ पर कुछ वेपर आपको मिलने लगती है ना। Right sir, right sir. Understood sir, यहाँ पर understood sir. हाँ, यहाँ पर लिक्विड रह जाता है और इनके बीच में क्लियर बाउंड्री होती है। धीरे धीरे ये ज्यादा ज्यादा वेपर बनने लगती है, हमारा लिक्विड कम होता रहता है, ऐसा होता रहेगा, है कि नहीं। लेकिन अगर ये प्रोसेस हम क्रिटिकल प्रेशर पे करते हैं, इसके बाद आप हीट करते हैं, तो ये बाउंड्री नहीं रह जाती है, जो भी होता है इसके अंदर में कुछ बन जाता है, ठीक है। मतलब जो भी ये वेपर बनती है, ठीक है, उसमें क्लियर बाउंड्री नहीं रहती है लिक्विड और वेपर में। जो लिक्विड है ये अभी सैचुरेटेड लिक्विड है अगर कोई नॉर्मल प्रेशर है, ठीक है, और ये हमारी सैचुरेटेड वेपर है ऊपर वाली। तो क्लियर बाउंड्री है दोनों के बीच में, सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर के बीच में। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट पे या फिर उससे ऊपर इनमें कोई बाउंड्री नहीं रहती है, ठीक है। दोनों जो फेज हैं सैचुरेटेड वेपर और सैचुरेटेड लिक्विड वो एक जैसी हो जाती है, आइडेंटिकल हो जाती है। ओके, Okay sir. है ना। अभी एक बार आप देखिएगा उस वीडियो को, आप यूट्यूब में कहीं भी डालेंगे क्रिटिकल पॉइंट तो दिखेगा आपको ये फिनोमेना, ठीक है। Okay sir, okay sir. और यहाँ पर कितना लिक्विड है कितना वेपर है किसी नॉर्मल प्रेशर पे, नॉट एट द क्रिटिकल प्रेशर, वहाँ पर कितना हमारा वेपर फॉर्म में है कितना लिक्विड फॉर्म में, उसको हम क्वालिटी से बताते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वालिटी को लेकर पूछ रहा है कि इन ए सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर क्वालिटी ऑफ जीरो, ओके, एक्स इक्वल टू जीरो, ये क्या बताता है। तो क्वालिटी हम डिफाइन करते हैं मास ऑफ वेपर डिवाइड बाई मास प्लस वेपर प्लस लिक्विड। तो ये जीरो है, इसका मतलब मास ऑफ वेपर जीरो होगा, है ना।
और वेपर है ही नहीं, केवल लिक्विड है और सैचुरेटेड भी है, तो वो सैचुरेटेड लिक्विड होगा, कोई वेपर नहीं है ना? ठीक है ना? फोर्थ क्वेश्चन तो बहुत इजी है। Right. क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि विच इक्वेशन ऑफ स्टेट इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर डेंसिटीज अप टू 2.5 रो CR। जब डेंसिटी क्रिटिकल पॉइंट पर जो डेंसिटी होती है उसका 2.5 गुना है, उस डेंसिटी तक कौन सी इक्वेशन ठीक ठाक काम करेगी, सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगी? अभी तो हमने देखी थी, बहुत सारी इक्वेशन लिखी थी, तो 2.5 के लिए भी कोई इक्वेशन थी एक। जैसे ये इक्वेशन है BAT, ये 0.8 तक एक्यूरेट है। ओके, और ये वाली जो इक्वेशन है बेनेडिक्ट वेब रूबिन इक्वेशन, ये 2.5 रो एट CR यहाँ तक वैलिड है, एक्यूरेट है। तो ऑप्शन डी सही होना चाहिए इसमें, है ना? ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन है और हाथ से कैलकुलेशन करना इनका बहुत मुश्किल काम है, ये कंप्यूटर से ही हैंडल होती हैं। जैसे आप आईसी इंजन की मान लीजिए बात कर रहे थे, तो आईसी इंजन का आपको कुछ मॉडलिंग करनी है, तो रियल गैस इक्वेशन नहीं यूज होती है वहाँ पे। मतलब ऐसे एक अप्रोक्सीमेशन के लिए आप यूज कर सकते हो, बट आपको थोड़े से एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, तो फिर इन्हीं में से कोई एक इक्वेशन हम यूज करते हैं, कितनी एक्यूरेसी चाहिए उसके हिसाब से। ओके, अब कुछ ट्रू और फॉल्स वाले टाइप के सवाल हैं, तो उनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल्स स्टेज कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बताइए इसका आंसर, एक बार जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बहुत आसान आसान से सवाल है। इसमें कह रहा है कि पानी कौन से टेम्परेचर पर बॉयल होगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है। ये सही है कि गलत है? सर सही होना चाहिए सर। नहीं, गलत होना चाहिए, सही क्यों होना चाहिए? पानी 100 डिग्री पर बॉयल होता है एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन अगर आप प्रेशर बढ़ा देंगे, ठीक है, रिगार्डलेस तब ऑफ उसका प्रेशर, बॉइलिंग, राइट सर, राइट। हाँ रिगार्डलेस लिखा है ना, तो इसलिए वो गलत है, फॉल्स है। ओके, ये फॉल्स है। ओके, ये समझ गए ना बात? क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक सर प्रेशर फेस पे चेंज में सर हाँ प्रेशर भी कांस्टेंट रहता है ना सर? फेस चेंज में टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ आर कांस्टेंट। हाँ नहीं, फे, फेज चेंज में प्रेशर कहाँ कांस्टेंट है? दोनों चीजें कहाँ कांस्टेंट है? इतने सारे भी हमने डायग्राम देखे ना, एक बार फिर से निकाल लेते हैं इनको। ये सारे फेज चेंज के लिए तो बने। एक कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर भी बना हो। अ, हाँ ये बने, मान लीजिए ये फेज ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो ये पूरी रेंज है ना, एक लाइन है, ऐसा कोई कांस्टेंट एक पॉइंट थोड़ी है, ये पूरी लाइन है। ठीक है, ये पूरी एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन के इधर में लिक्विड है, इधर में वेपर है, तो इस पॉइंट पे अगर आप करवा रहे हैं, मान लीजिए आपने, ये 1 एटमॉस्फियर है, मान लीजिए ये हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई ये 1 एटमॉस्फियर है, 1 ATM, तो यहाँ पर भी फेज चेंज तो हो ही जाएगा, लेकिन इस पॉइंट पे जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ये वाला होगा, यहाँ पर जो भी T1 है, ठीक है, ये हमारा T1। लेकिन अगर आप यही चीज इस जगह पे करवाना चाहें, जो ये मैं ग्रीन वाला बना रहा हूँ, ये ग्रीन वाली लाइन जो बनाई है, यहाँ पर मान लीजिए P2 है, कुछ दूसरा प्रेशर है, ठीक है, ये दैट इज नॉट इक्वल टू 1 एटमॉस्फियर प्रेशर, तो यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होगा T2, वो T1 से ज्यादा है कि नहीं? ठीक है ना? यस सर, इट्स ग्रेटर देन सर। नहीं, एट द टाइम ऑफ फेस चेंज हम्म, pressure and temperature should constant sir. I have यू आर राइट। अगर आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया है, मान लीजिए आपने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा हुआ है, तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर आपने 1 एटमॉस्फेयर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने ये सेट कर दिया, ठीक है, तब हमारा एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, जिसको हम T1 बोलेंगे, वहां पर हमारा फेज चेंज होगा। लेकिन अगर आपने ये कुछ दूसरा टेम्परेचर सेट कर दिया, 1 एटमॉस्फेयर के अलावा को सेट कर दिया, तब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, बट दैट कांस्टेंट टेम्परेचर विल नॉट बी सेम एज T1। ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? yes, right sir, right sir.
मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास पानी है, वाटर है, आप उसको बॉयल कर रहे हैं, ठीक है। तो जब पहले आप उसको हीट करेंगे, मान लीजिए हमारा प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, आप उसको हीट करेंगे, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते वो एक 100 डिग्री के पास पहुंच जाएगा, 1 एटमॉस्फेरिक अगर हमारा प्रेशर है। फिर 100 डिग्री के बाद भी अगर आप गर्म करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, वहां पे कांस्टेंट हो जाएगा, और जो पानी है वो वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा, लिक्विड से वेपर में जाने लगेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक सारा लिक्विड वेपर में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। यू आर राइट, दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। बट ये जो प्रोसेस हम 1 एटमॉस्फेरिक पे कर रहे थे, ये किसी दूसरे प्रेशर पे करें, मान लीजिए 1.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे करें, और आपके पास लिक्विड वाटर है और हमारा जो प्रेशर है वो 1.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये टेम्परेचर बढ़ता रहेगा और 100 पे नहीं रुकेगा जाके। ये टेम्परेचर मान लीजिए किसी दूसरे टेम्परेचर पर रुक गया, मान लीजिए 200 पे रुक गया, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे आपको एग्जैक्ट वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। 200 पे जाके रुका और उसके बाद में पानी हमारा 200 पे इवेपोरेट होने लगेगा। तो 200 पे ये कांस्टेंट रहेगा, ऐसा नहीं कि फिर वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। 200 पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा और तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक सारा लिक्विड वेपर में नहीं कन्वर्ट हो जाएगा। यू आर राइट कि चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। लेकिन पहले जब हमारा प्रेशर हमने 1 एटमॉस्फेयर सेट किया था, तब ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर इस पे फेज चेंज हो रहा है वो 100 डिग्री था। अब आपने दूसरा प्रेशर को सेट कर दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहां पर भी कांस्टेंट प्रेशर पर ही फेज चेंज, सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही फेज चेंज हो रहा है, बट दैट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नॉट सेम एज द, आई मीन अनदर कांस्टेंट टेम्परेचर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Understood, sir. Understood. तो यही कह रहा है ना सवाल कि टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स दैट स्टेज कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ठीक नहीं है। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज कर देंगे तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, प्रेशर आप बढ़ा दीजिए तो ये बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, Okay, sir. तो इसलिए ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि एक सब्सटेंस दैट इज नॉट अबाउट टू वेपराइज, ठीक है, अभी वो सैचुरेट नहीं हुआ है, अबाउट, इट इज नॉट अबाउट टू वेपराइज, इट इज कॉल्ड कंप्रेस्ड लिक्विड और सबकूल्ड लिक्विड। ठीक बात है, सबकूल्ड लिक्विड इज ट्रू। अगर ये तैयार होता है इवेपरेट होने के लिए, तब फिर हम इसको सैचुरेटेड लिक्विड ऐसा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये सैचुरेटेड लिक्विड के मुकाबले ज़्यादा ठंडा कर दिया गया है, तो ये कंप्रेस्ड लिक्विड या फिर इसको आप सबकूल्ड लिक्विड बोल लीजिए, क्योंकि ज़्यादा ठंडा करके रखा हुआ है इसको। इधर क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कह रहा है फॉर वाटर द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज हायर देन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कौन सी होती है? जब हम पानी को बॉयल करते हैं, ठीक है, पानी को जब बॉयल करते हैं, मान लीजिए 1 किलोग्राम वाटर था आपके पास में, और आपने इसको बॉयल किया और पूरा लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर दिया, तब जो हीट खर्च होगी उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है कि आपके पास मान लीजिए 1 किलोग्राम ऑफ आइस था और आइस को आपने पिघलाया, ठीक है। हेलो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, आइस को आपने पिघलाया, 1 किलोग्राम ऑफ आइस को, और लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, तब जो हीट जाएगी तब उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये दोनों प्रोसेस अगर आप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बहुत ज़्यादा होती है, ये करीब होती है 2200 के आसपास। एग्जैक्ट में अगर आपको बताऊं तो एग्जैक्ट इसमें 22.56, ओके, पॉइंट समथिंग 0.5 किलो जूल पर केजी, ठीक है, ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ओके। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ये करीब 330 के आसपास है, 330.7 किलो जूल पर केजी, ये है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बहुत कम है उसके कंपैरिजन में, है ना, वेपराइजेशन के कंपैरिजन में। तो सवाल में कह रहा था कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज हायर देन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हैं, ठीक है। तो ये सही स्टेटमेंट है, इट इज ट्रू स्टेटमेंट, राइट, ठीक है। So from solid to liquid, it's fusion. फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इट इज फ्यूजन, या Sir, that 336
of that, what is that, sir? It's fusion only, sir. 333, हाँ ये फ्यूजन के लिए है। मान लीजिए आपके पास 1 किलोग्राम बर्फ है, आइस है, उसको पिघलाने के लिए आपको करीब 333 किलो जूल हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन 1 किलोग्राम पानी लिक्विड स्टेट में है और आप इसको वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो आपको करीब करीब 2200 किलो जूल हीट देनी पड़ेगी, Sir, ठीक है। any reason, sir? Just asking, sir, any reason? रीजन तो इसका उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे है, ठीक है। मॉलिक्यूलर जो स्ट्रक्चर है उनके बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, कुछ रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है। ओके, अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा हैं और आप उसको मान लीजिए वेपराइज करना चाहते हैं, तो आपको जो अट्रैक्शन था उसको ओवरकम करना पड़ेगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो ये ज्यादा होगी हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसी तरह से उसके लिए भी है, फ्यूजन के लिए भी है, ठीक है। उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और उनके बीच में जो फोर्सेस हैं उस पर वो डिपेंड करेगा। और फोर्सेस किस पर डिपेंड करेंगे, अगेन वो भी उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे करेंगे, ठीक है। Okay, sir. Okay, sir. मान लीजिए Sir, कोई regardless चीज of लिक्विड, temperature. कोई चीज लिक्विड क्यों है, कोई चीज सॉलिड क्यों है, ये उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से ही है। जैसे पानी है, पानी पोलर कंपाउंड है ना। ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वहां पर थोड़े से ज्यादा नेगेटिव चार्जेस हैं ऑक्सीजन की तरफ में, थोड़े से हल्के से। हाइड्रोजन के पास में थोड़े से पॉजिटिव चार्जेस हैं। अब दूसरा जो पानी का मॉलिक्यूल होगा उसमें भी सेम चीज होगी, तो दूसरे वाले पानी का मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन वाले की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि पोलरिटी है इसलिए थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्शन मिल सकता है। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जो कि मान लीजिए पोलर नहीं है, ठीक है, नॉन पोलर है, तो वहां पर ये वाले फोर्स नहीं रहेंगे, तो ये थोड़ा सा अट्रैक्शन कम हो जाएगा। दूसरी चीज है कि वो मॉलिक्यूल बड़ा कितना है। अगर कोई बहुत, जैसे कार्बन की चेन होती है ना, 1 कार्बन हो सकता है, 2 कार्बन हो सकते हैं, ठीक है। ऑक्टेन है, मान लीजिए ऑक्टेन में 8 कार्बन है, ठीक है। ओके, तो कितनी बड़ी चेन है वो अफेक्ट करेगी इसके वेपराइजेशन को, ठीक है। अगर आपसे Oh, पूछा जाए कि एक फ्यूल है उसका है C8H18 और दूसरा है C10H22, कौन सा फ्यूल जो है आसानी से इवेपरेट हो जाएगा, दोनों लिक्विड है मान लीजिए, तो C8 वाला आसानी से इवेपरेट हो जाएगा, हल्का है ये, है ना। और ये वाला भारी okay, है, तो मॉलिक्यूलर मास पे भी डिपेंड करेगा ये। ओके, okay, sir. Sir, yeah, regardless of temperature, if we give the vaporization of heat or fusion of heat, it will convert. It will convert. It will रिगार्डलेस ऑफ व्हाट, temperature. मैं समझा नहीं सर, सॉरी आपका सवाल नहीं समझ पाया मैं। For example, अब वाटर 10 डिग्री पे है, 15 डिग्री पे है, ठीक है, या फिर और दूसरे कंटेनर में अपने पास 20 डिग्री पे एक है, या फिर 5 डिग्री पे एक है, तो लिक्विड है रिगार्डलेस ऑफ सारे लिक्विड है। लिक्विड है, लिक्विड है, हाँ, तो अपन ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे दे ऑन डिफरेंट टेम्परेचर, इट विल। नहीं नहीं, अलग अलग होगी ये फिर। ये अच्छा वन सर, ओके। एटमॉस्फेरिक पे, ये हमने 1 एटमॉस्फेरिक पे डिफाइन करी है। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग हो सकती है। अब ये कितनी अलग होगी ये चेक करना पड़ेगा अगेन फिर से, ठीक ओके है। सर, ओके सर। अभी कितनी नो सर, डिफरेंट होगी वो चेक करनी पड़ेगी। नहीं, नॉट bother about different, sir, but I'm just asking that at temperature, water at different temperature, if we give the same amount of heat, this vaporization of it or fusion of it will convert or not? I'm asking this one. आई एम नॉट श्योर व्हाट योर क्वेश्चन इज, बट एक चीज ऐसे समझिए कि जो पानी है जरूरी नहीं कि 100 डिग्री पर ही बॉयल हो। आपके पास पानी मान लीजिए 10 डिग्री पर भी है ना, 10 डिग्री काफी ठंडा पानी माना जाएगा, ठीक है, 10 डिग्री भी पानी है। और आप प्रेशर बहुत ज्यादा कम करते If जाएंगे, बहुत bring ज्यादा down the कम करते जाएंगे, temperature, pressure, it will पान boil, sir. हाँ, आप प्रेशर कम करते जाएंगे तो पानी बॉयल होने लगेगा कम टेम्परेचर पे भी, ठीक है। तो किसी भी Yes, sir. टेम्परेचर पे उसको बॉयल किया जा सकता है अगर आप प्रेशर चेंज कर देंगे तो। Yes, sir. ये क्लियर है सर, ये समझ गया मैं हाँ, ये। ठीक है। और दूसरा ये जो क्या डाउट है सर?
336 किलो जूल पर केजी पे जो वाटर की ये फ्यूजन हीट है, ये अलग अलग, regardless ये of अलग होगी, temperature. ये अलग होगी, ये अलग अलग होगी, ठीक है, डेफिनेटली अलग होनी चाहिए। अच्छा, ये अलग रहती है बोल रहे हैं आप? ओके सर, हाँ, अब कितना डिफरेंस है वो देखना पड़ेगा, बट अलग होगी। ओके ओके सर, ओके सर। ठीक है, और एक अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एट वेरी लो प्रेशर्स, ठीक है, ऑल रियल गैसेस अप्रोच आइडियल गैस बिहेवियर। ये सही बात है ना, लो प्रेशर पे ऐसा होता है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह एज्यूम करी जा सकती है। और 10th पूछ रहा है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर एन आइडियल गैस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। नहीं, ऐसा नहीं है, कम भी हो सकता है, ये फॉल्स है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी absorbed or released during a phase change process is called। लेटेंट हीट बोलते हैं ना इसको, फेज चेंज के दौरान जो एनर्जी जाती है, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ता नहीं है, सेंसिबल टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, तो वो लेटेंट है ना, ठीक है ना। हेलो। राइट राइट सर, राइट सर। एक बार ये जो आपका क्वेश्चन था कि ये कितनी होती है, ये एक बार चेक कर लेते हैं ना, तो एक बार हाँ, ये वीडियो हम देख रहे थे उसके लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए, ये इसने इसमें बंद कर दिया था। फिर इसके बाद में ये आपने देखा था ये वाला, देखिए यहाँ पे क्लियर बाउंड्री दिख रही है ना, दिख रही है क्लियर बाउंड्री राइट सर। लिक्विड और वेपर का। अभी जैसे ही वो क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंचेगा तो फिर ये बाउंड्री देखिए गायब हो जाएगी, ऐसे आपको अचानक से वो डिस्टिंक्ट नहीं रह जाएंगे लिक्विड। अभी ये दोनों सैचुरेटेड है ना, अब देखो बाउंड्री नहीं दिख रही दोनों के बीच में, अब बाउंड्री बिल्कुल वेनिश हो चुकी है। तो सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर एट क्रिटिकल पॉइंट दे आर आइडेंटिकल। और एक हमारा क्वेश्चन क्या है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज डिपेंड The value of latent heat also depend on the pressure, and its value is calculated at standard atmospheric pressure। तो कितनी डिपेंड करती है वो चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको बाद में कभी चेक कर लेंगे एग्जैक्ट जो नंबर्स हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन पे आते हैं, 12th क्वेश्चन नंबर 12। It is saying that state at which all the liquid, oh sorry, all the three phases, liquid, vapor, and solid, they coexist in equilibrium, that is called ट्रिपल पॉइंट। triple point। What is the process where a solid evaporates directly into vapor सब्लिमेशन phase सर। without melting? The combination of property U plus PV is frequently encountered in thermodynamics and it is defined as enthalpy, है ना। एंथैल्पी। The compressibility chart is used to account for deviation of real gases from the ideal gas behavior using the normalized pressure and temperature। तो compressibility chart हमने देखे, तो
तरह तरह के होते हैं। एक कंप्रेसिबिलिटी चार्ट जिसको नेल्सन ओबर्ट करके बोलते हैं, ठीक है, that is used to account for deviation of real gases from the ideal gas behavior during normalized pressure and temperature। इसको कई बार वो भी बोल देते हैं जनरलाइज्ड कंप्रेसिबिलिटी चार्ट, ठीक है। एनीवेज, अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि ए टैंक हैज वॉल्यूम ऑफ 0.5 मीटर क्यूब एंड कंटेन्स 10 किलोग्राम ऑफ आइडियल गैस हैविंग ए मॉलिक्यूलर मास ऑफ 24, द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द प्रेशर। तो आइडियल गैस इसको अच्छा दिया ही गया आइडियल गैस, तो आइडियल गैस इक्वेशन से उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। पी यहाँ पर प्रेशर है, वी टोटल वॉल्यूम है, एन है नंबर ऑफ मोल्स, ओके, और आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टी है टेम्परेचर। इसको बहुत सारे अलग अलग फॉर्म से में लिखा जाता है। मान लीजिए मैंने इस फॉर्म में अगर लिख लिया फॉर एग्जांपल, तो प्रेशर हमको दिया गया है, नहीं प्रेशर तो निकालना है, वॉल्यूम दिया गया है 0.5 मीटर क्यूब, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास दिया गया है 24 किलोग्राम पर किलोमोल, और टेम्परेचर भी दिया गया 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, टेम्परेचर को हमें पहले उसमें कन्वर्ट करना पड़ता है केल्विन में, ठीक है, तो 25 प्लस 273 केल्विन, ओके, तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। टेम्परेचर भी दिया हुआ है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमको पता है, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स होंगे जो हमारा टोटल मास है 10 किलोग्राम डिवाइड बाई मोलर मास जो कि 24 है, ठीक है। तो अब ये सारी वैल्यू इसमें रख सकते हैं। पी निकालना है, वॉल्यूम है 0.5 इक्वल टू एन हो जाएगा इसका 10 किलोग्राम डिवाइडेड बाई 24, 24 किलोग्राम पर केजी, 24 किलोग्राम पर किलो मोल। तो ये किलोग्राम है और ये किलोग्राम पर किलो मोल है, ठीक है। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू हम रख देंगे कुछ, टेम्परेचर जो भी होती है। टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा प्रेशर आ जाएगा, है ना। आप सॉल्व कर लीजिए चाहे तो, नहीं तो फिर कैलकुलेटर से कर लेते हैं इसको, करना है इसको या फिर Sir, on the place of mole, sir, can we use m, sir? We can use m. Why? Because directly 10 kg is given. हाँ कुछ भी यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे फॉर्म है, वो तो आपके ऊपर है ना भाई। ये जो इक्वेशन है ना पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसके साथ आप तरह तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा पीवी इक्वल टू एनआरटी, मैंने नंबर ऑफ मोल्स लिया और ये हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है आरयू, ठीक है, Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes. आप बोल रहे हो कि मास ले लो, ठीक है, मास ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जो एन है ना, एन एन क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा जो मास दिया गया है डिवाइडेड बाई मोलर मास, ठीक है। एन की जगह ये लिख सकते हैं, पीवी इक्वल टू एन की जगह हम लिख सकते हैं मास जो कि दिया गया है, ठीक, बटे एम और आर यू टी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आर यू बाई एम यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाई मोलर मास, इसको गैस कांस्टेंट लिख सकते हैं, किसी भी गैस के लिए अलग अलग होगा ये, है ना। तो आप इसको पीवी इक्वल टू एम आर टी यू लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट ये जो आर है ना, तो वो गैस के लिए जो पर्टिकुलर उस गैस के लिए को वो यूज करना पड़ेगा, है ना। और हर गैस का, किसी भी गैस का आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हमको पता होता है, उसकी फिक्स्ड वैल्यू है क्योंकि वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एनी गैस, तो हमको उस पर्टिकुलर गैस के लिए गैस कांस्टेंट मिल जाता है। यहाँ पर मोलर मास दिया गया है, तो आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को मास से, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो आपको ये आर मिल जाएगा, उस आर को आप यहाँ पे यूज कर लीजिए।
तो वही सेम चीज है ना? किसी भी आप फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है ना? ओके सर, ओके सर। आप सॉल्व कर लीजिए कुछ, अगर दिक्कत आती है तो फिर बताइए, इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, करना क्या इसको सॉल्व? Yes sir, if we can then. इसका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 8.314, है ना? यही होती है ना? Yes sir, 8.31. हम्म, क्या यूनिट होती है इसकी? किलो न्यूटन मीटर किलो मोल केल्विन। ठीक है, यहाँ भी किलो मोल है और हमने यहाँ भी किलो मोल लिया था, तो सिंपली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारा आर आ जाएगा 8.314 डिवाइड बाई ये सेम 24। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, तो P इजकल टू सिंपली हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 298, और इसी वाले दूसरी वाली यूज कर लेते हैं ना, जो अभी आपने बोला है, ये वाली। P इजकल टू एम दिया गया है कितना? 10 किलोग्राम, और आर है इसका 8.314 डिवाइड बाई 24, और टेम्परेचर दिया गया है 298 डिवाइड बाई वॉल्यूम 0.5। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना? ये आंसर जो मेरे पास है उसमें लिखा है 2066 किलो पास्कल। आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिए। ओके, नहीं तो फिर कैलकुलेटर सभी देख लेते हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाई 3, 8.314, 8 डिवाइड बाई 0.5 टाइम्स 24। ठीक है, तो उसी रेंज में कुछ आ रही, ठीक है ना? ओके, बस यूनिट की कन्वर्जन आपको ठीक से करना है, और कौन सा वाला गैस कांस्टेंट ले रहे हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पर आपने पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखा है, एमआरटी लिखा है, उसके हिसाब से आपको ये जो आर है वो सिलेक्ट करना है, और सब चीज़ की यूनिट आपको ठीक से रखनी है। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं होगा ना मेरे ख्याल से? Oh इसमें no sir, no doubt sir. क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ये कह रहा है व्हाट इज द मास ऑफ एयर कंटेंट इन ए रूम। उसकी डायमेंशन दी गई है 6 मीटर बाई 10 मीटर बाई 4 मीटर। इफ द प्रेशर इज 100 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। तो वही सेम इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम, पी वी इजक्वल टू एम आर टी। तो एम हमको निकालना है मास, तो प्रेशर हमको दिया गया है 100 किलो पास्कल। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे हम इसको आर से, आर यहाँ पर एयर का लेंगे, है ना? और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, 25 पर होता है 298 केल्विन, 298 केल्विन। अगेन सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बस। एयर की वैल्यू रखनी पड़ेगी, है ना, यहाँ पे एयर के लिए। तो एयर की जो गैस कांस्टेंट है वो हम किसी टेबल से भी देख सकते हैं, या फिर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे? एयर का मोलर मास हम निकाल सकते हैं, है ना? निकाल सकते हैं एयर का मोलर मास। अगर आपको निकालना है, मान लीजिए आप भूल जाते हैं, मान लीजिए आपको केवल ये याद रहता है, आर यू इक्वल टू 8.314, ये हमको याद रह जाता है, जो भी उसकी एसआई यूनिट्स हैं। ठीक है, और आपको एयर का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे एयर का मोलर मास? कैसे निकालेंगे मोलर मास ऑफ एयर? हम्म,
कंपोजिशन पता है ना हमको एयर की, वहां से निकाल लेंगे, है ना। Yes, sir. O2 and this N2. हाँ, तो वहां से निकाल लेंगे, 44 कैसे sir. निकालेंगे। हाँ 44 शायद रहेगा। हाँ, वट एवर इट इज, जो भी आए वो हम कंपोजिशन से निकाल सकते हैं। उसमें 70% नाइट्रोजन मान लीजिए, सॉरी 80% नाइट्रोजन मान लीजिए, और 20% ऑक्सीजन मान लीजिए, वहां से निकाल लीजिए, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ऑक्सीजन का हम 1 मोल ले लें, तो उस हिसाब से इसके मोल लेने पड़ेंगे 4 गुने, 4 मोल नाइट्रोजन के, है ना। तो हमारे पास टोटल 5 मोल हो जाएंगे। 5 मोल का वेट कितना होगा, ऑक्सीजन के 1 मोल का वेट होता है 32, है ना। और नाइट्रोजन के 1 मोल का होता है 28 होता है ना। 28 टाइम्स 4 हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, 32 + 28 × 4, और 5 मोल के लिए इतना है, तो 1 मोल के लिए हो जाएगा 32 + 28 × 4 / 5। तो एक रफ आइडिया लग जाएगा, एग्जैक्ट तो टेबल से ही निकाल, मतलब यूज कर सकते हैं। ये हो जाएगा 32 + 28 टाइम्स 4 / 5, 28, ठीक, 28 के आसपास आ रहा है। ओके, 28 किलो जूल पर किलो मोल। ओके, हेलो। Okay, sir. और अगर हमको उसका वैल्यू निकालना है, और इसके लिए जो आर होगी वो कितनी होगी, 8.314 / 28.8। तो ये करीब आ जाता है आर फॉर एयर, ये आ जा रहा है हमारा 0.288, इस तरह से कुछ, ठीक है। तो अभी हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो मास आ जाएगा, कर ही देते हैं। 100 kPa है ऊपर, ठीक है। और डायमेंशन भी तो होगा ना, वॉल्यूम इसका 100 kPa इसका मास है, और वॉल्यूम इसका हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 6 × 10 × 4, ठीक है, Yes, sir. 240. 240, और डिवाइडेड बाई जो हमने अभी निकाले हैं वैल्यूज, ठीक। सबकी यूनिट आपको ठीक करनी पड़ेंगी बस। ओके, फाइनल आंसर इसका जो दिया है मैं वो लिख देता हूँ, 280.5 किलोग्राम। आप एक बार यूनिट ठीक करके और कैलकुलेशन करके देखिए, इतना आना चाहिए करीब। ओके, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, नो इश्यू सर। अब कुछ और न्यूमेरिकल हैं, काफी सारे हैं, तो इनको सॉल्व करें या फिर वी कैन स्टॉप हियर। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कुछ सवाल सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये जो है मैं उधर अपलोड कर तो करूंगा ही सारा, तो आप वहां से भी आप खुद से अगर प्रैक्टिस करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं या फिर सारे सॉल्व भी करें अभी के लिए। नो सर, you can write the final answer sir. if ठीक है, मैं if फाइनल I am आंसर लिख not देता हूँ। ओके, और आप एक बार खुद से इनको ट्राई करिए सॉल्व करने का, और अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है। और एक बार वो चीज़ जरूर चेक कर लेते हैं कि कितना डिपेंड करता है लेटेंट हीट ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, ओके, तो मुझे जो आंसर मिला है, आप भी इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। इसमें लिखा है कि लेटेंट हीट डज डिपेंड ऑन प्रेशर, बट द डिपेंडेंस इज मॉडरेट एट लो प्रेशर्स एंड बिकम्स स्ट्रॉन्ग एज द क्रिटिकल पॉइंट इज अप्रोच्ड।
ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट के आसपास जाएंगे, वहां पर ये जो डिपेंडेंस है ना लेटेंट हीट की, ये ज़्यादा होगी, लेकिन जो लो प्रेशर्स हैं वहां पर ये लगभग कांस्टेंट मानी जा सकती है, वहां पर बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। ओके, ठीक है ना। मैं एक टेबल आपके साथ शेयर करता हूँ, वहां से थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया लगेगा। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। ओके, देखिए ये टेबल देखिए एक बार। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये जैसे हमने लिखा था ना 2200 समथिंग, ओके, इतना किलो जूल पर केजी, ये हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाली है, ठीक है। ओके, जब आपने ये 5 गुना कर दिया ना, ये प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक से 5 गुना करीब कर दिया, तब देखिए बहुत थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है। ओके, 2257 से 2108 समथिंग हो गई है। जब आप इसको 10 गुना कर देंगे ना, लगभग 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब जाके ये थोड़ी सी और कम हुई है, 2015 के आसपास पहुंची है। ओके, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम क्रिटिकल पॉइंट के आसपास में पहुंच रहे हैं, वैसे वैसे करके ये डिफरेंस Yes, sir. The difference decreasing, सिग्निफिकेंट sir. होता, हाँ सिग्निफिकेंट होता जा रहा है, और यहाँ पर जाके क्रिटिकल टेम्परेचर पर जाके ये 0 हो गया है, जो बहुत ऑब्वियस बात है, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट पे सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर दोनों आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर चेंज, डिस्टिंक्ट फेज चेंज होती नहीं है। तो जब डिस्टिंक्ट फेज चेंज हो नहीं रही है, तो फिर लेटेंट हीट का कोई अर्थ नहीं है। Sir, at the critical point, there is no. We are telling that there is no boundary layer. That there is no boundary to differentiate राइट, between them. राइट, What irrespective of phase. both phases, Only both phases are identical, yes. Liquid phase, saturated liquid and saturated vapor, both are identical. yes, sir. Can you elaborate, sir? Here, what identical? What for what? आप किस उससे बोल रहे हैं कि भाई आइडेंटिकल है वो? With single phase or liquid and vapor both are exist. I think at the critical point only single phase will exist ना sir. अभी जैसे हमने वीडियो देखा था, तो उसमें जो मिक्सचर था, आप उसको वेपर ही बोलेंगे ना, वो लिक्विड तो है नहीं। तो अगर आपका प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर से ज़्यादा है, तब फिर आई मीन यू आर इन सुपर क्रिटिकल रीजन, तो फिर वहां पर लिक्विड आपको डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा, लिक्विड और वेपर। मतलब एक बार आपका डाउट बताइए क्या है, आई मीन। सर ये सर अब इन जनरल बोलते सर कि भाई अपन क्रिटिकल पॉइंट पे देयर इज नो if you see the dome diagram in the ठीक है, ये this नोट sir. ओके, ठीक So है। at the critical point there is no, you are telling that the two phases are identical, means with राइट, single phase. हाँ, एक ही फेज है। मान लो दोनों फेज एक जैसी हो गई, मान लीजिए तुम्हारे पास दो चीजें हैं, एक ए है और बी है, और दोनों बराबर हैं, तब फिर इसको ए बोलो या बी बोलो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों आइडेंटिकल है ना। आप इसको सिंगल फेज ही बोलेंगे ना, अगर ए और बी दोनों आइडेंटिकल हैं, तब सिंगल ही फेज मानेंगे ना आप उसको फिर। यू आर So गेटिंग माय sir अपन पॉइंट। ऐसा, yes हाँ, sir, I got it sir. Instead of telling sir identical, we can say that directly it's only exist with single phase only, कि वहां पे कोई liquid phase ही नहीं, यहाँ पे पूरा vapor phase ही है. हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल राइट। Okay sir, no issue sir, no हाँ, issue. हाँ, एक चीज बस यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, कि जैसे आप बोल रहे हैं ना कि ओनली सिंगल फेज ओनली वेपर, दैट इज फाइन, दैट इज करेक्ट, ओके।
लेकिन जब ये पहले लिक्विड था और लिक्विड और वेपर का मिक्सचर था एक्चुअली, ठीक है, लिक्विड और वेपर का मिक्सचर था पहले, ठीक है, बाद में ये यस सिंगल सर। फेज बन गया। तो जब ये सिंगल फेज बन रहा है तब वहां पर कोई बॉइलिंग जैसी कोई डिस्टिंक्ट प्रोसेस नहीं हो रही, बस बात इतनी सी है, ठीक है। ओके सर, अंडरस्टैंड अंडरस्टूड सर। जैसे ये हमारा डोम रीजन है ना, ये यहाँ पर लिक्विड भी है वेपर भी है, दोनों का मिक्सचर है। आप इस बाउंड्री से अगर आप क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर आपको बॉइलिंग का एक फिनोमेना आपको देखने को मिलता है, ठीक है। फिर आपको पूरा वेपर मिलेगा धीरे धीरे। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट जो है यहाँ पर आपको कोई बॉइलिंग जैसा फिनोमेना देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। जैसे ये लिक्विड है, यहाँ पर इस जगह में लिक्विड है और यहाँ पर में वेपर है, तो आपको ये आपने लाइन क्रॉस करी ही नहीं। ओके। ओके सर। और क्रिटिकल प्रेशर के ऊपर लिक्विड भी क्रिटिकल प्रेशर है, तो इसके ऊपर में और यहाँ पर सुपर क्रिटिकल जो मिक्सचर है वो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जब कन्वर्जन होगा तो कोई एक डिस्टिंक्ट फिनोमेना नहीं देखने को मिलेगा, वो पूरा का पूरा एक साथ होगा, ठीक है। ओके सर। ओके। सो हाँ, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन। आई मीन ये कॉन्सेप्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम किसी चीज का एवापोरेशन जब पढ़ेंगे ना, कि कोई सी चीज व्हाट आई मेंट टू से कि जैसे फ्यूल जब इवेपोरेट होता है, मान लीजिए डीजल की इंजन की हम बात कर लें, ठीक है। राइट हेलो। सर। हाँ, जब फ्यूल जब इवेपोरेट होता है तब वो इवेपोरेशन का रेट जो है वो चैम्बर है ना, जो हमारा कंबशन चैम्बर है, पिस्टन चैम्बर अरेंजमेंट, तो उस पिस्टन चैम्बर अरेंजमेंट के अंदर में कितना प्रेशर है, दैट प्रेशर विल अफेक्ट दैट latent heat of vaporization. Okay, so for that we have a equation that is called क्लॉसियस क्लैपियरॉन इक्वेशन, ठीक है। तो जब हम ड्रॉपलेट का या किसी भी चीज़ का एवेपोरेशन रेट पढ़ते हैं तब वहाँ पर इस इक्वेशन को यूज करते हैं, ठीक है। मैं इक्वेशन बस जस्ट फॉर योर रेफरेंस लिख देता हूँ। डी पी बाई डी टी इट इज एच एफ जी माने फ्लूइड से गैस जाने में जो उसकी लेटेंट हीट है, ओके, दैट इज टी स्पेसिफिक वॉल्यूम इन द गैसियस फॉर्म माइनस स्पेसिफिक वॉल्यूम इन पेपर फॉर्म, ठीक। तो ये जो P है ये सैचुरेशन प्रेशर है और T सैचुरेशन टेम्परेचर है। तो ये सैचुरेशन टेम्परेचर और सैचुरेशन प्रेशर कैसे चेंज होंगे वो इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा लेटेंट हीट लिखा है तो वो इस तरह से टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ओके। ओके सर। ठीक है, ठीक है, मैं ये अपलोड कर दूंगा और एक बार आप क्वेश्चन सारे चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। और क्वेश्चन को सॉल्व करने में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। और अपलोड करने के पहले मैं इसके करेक्ट आंसर भी इसमें लिख दूंगा, ठीक है। एंड यू नो वेयर टू फाइंड दीज रिकॉर्डिंग एंड दीज यू नो। यस सर, यस सर। ओके। ओके, तो अभी के लिए हम यहाँ पर रुकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और जो भी डाउट हो ये जो क्वेश्चन सॉल्व करते समय वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके। ओके सर। सर वन। हाँ, बताइए। Sir, यस। can we consider the electric fan as open system, sir? विच फैन? Electric fan, sir, electric fan. फैन तो कोई सिस्टम है ही नहीं ना। फैन तो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। सिस्टम वो होता है जिसके ऊपर में हम स्टडी करना चाहते हैं। हम तो एयर के ऊपर में स्टडी करते हैं, है ना। अब एयर जो है वो जो अच्छा
एक तरफ से आ रही थी और दूसरी तरफ से आके चली गई, ठीक है। Yes, तो जो sir. क्लोज सिस्टम होते हैं उसमें मास ट्रांसफर नहीं होता है, बट यहाँ पर तो मास ट्रांसफर हो रहा है। तो अब डिपेंड करता है कि आप कौन से रीजन को स्टडी करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई फैन है, ये छोटा सा फैन है, ओके, ये फैन घूम रहा है हमारा, तो यहाँ से एयर आ रही है और नीचे ऐसी जा रही है। तो अगर आप केवल इस इलाके को स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ से तो एयर एंटर हो रही थी, यहाँ से बाहर जा रही थी, तो ये हमारा ओपन सिस्टम है, डेफिनेटली ओपन सिस्टम है। अगर आप कहें कि एक बंद कमरा है मेरा, ठीक है, ये पूरा बंद कमरा है, ठीक, और खिड़की की सब बंद है, कोई हवा अंदर नहीं जा रही, बाहर नहीं जा रही है, और ये पूरी चीज उस कमरे का पार्ट है, तो कमरा अगर हमारा सिस्टम हो गया ना, अगर हमारा कमरे के ऊपर में अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, देन रूम इज ए क्लोज सिस्टम, ओके। बट फैन के आसपास की अगर आप कोई इमेजिनरी बाउंड्री बनाए, देन दिस स्मॉल पार्ट इज ओपन सिस्टम, ठीक है, ठीक है ना। Okay, sir. मतलब इसके आसपास आप देखेंगे, वहां पर अगर कोई इमेजिनरी बाउंड्री बनाएंगे, कंट्रोल वॉल्यूम बनाएंगे, तो एक तरफ से हवा अंदर आ रही है, एक तरफ से हवा बाहर जा रही है, तो ये ओपन सिस्टम है। लेकिन अगर आप पूरा रूम कंसीडर कर लेंगे और खिड़की सब बंद है, कुछ हवा अंदर नहीं जा रही, बाहर नहीं जा रही, वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं है, तब फिर वो एक क्लोज सिस्टम हो जाएगा रूम, ओके। सो डिपेंड्स व्हाट योर सिस्टम इज, ओके। पंखा कोई सिस्टम नहीं है, पंखा तो एक जरिया है हीट, उसका क्या नाम, एनर्जी ट्रांसफर करने का, वर्क ट्रांसफर करने का, ठीक है। So fan is not coming to the any kind of system. नो, फैन को भी आप एक सिस्टम बना के स्टडी कर सकते हैं, लेकिन जो आपका डाउट है ना कि एयर बह रही है, तो इस चीज को ओपन सिस्टम मानना चाहिए, क्लोज सिस्टम मानना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि आपने सिस्टम माना किसको है। अगर आप इस वाले पार्ट को, इस कंट्रोल वॉल्यूम को देखें, ठीक है, इस कंट्रोल वॉल्यूम को देखें, जिसके अंदर में पंखा भी है, उसके अंदर में ही पंखा है, ठीक है, और पंखा घूम रहा है उसके अंदर में, ठीक है, और हवा इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर जा रही है और बाहर आ रही है, तो ये जो हमने बाउंड्री बनाई है कंट्रोल वॉल्यूम, ये एक हमारा ओपन सिस्टम है, ओके। पंखा इस ओपन सिस्टम का पार्ट है, पंखा इटसेल्फ इज नॉट ए सिस्टम हियर। बट अगर आप केवल पंखा देख रहे हैं, हवा देख ही नहीं रहे हैं, तो पंखे को भी एक सिस्टम के रूप में स्टडी किया जा सकता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होंगे, फॉर एग्जाम्पल, आप देखना चाहते हैं कि पंखे की मोटर कितनी गर्म हो रही है, पंखे की मोटर को भी आप एक सिस्टम बना सकते हैं, है कि नहीं। उसमें क्या जा रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है, ठीक है, बिजली जा रही है, और क्या नाम करें, कुछ हीट लॉस हो रहा है और वो गर्म भी हो रहा है ना, एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो पंखे की मोटर को भी एक सिस्टम के रूप में हम मॉडल कर सकते हैं, है कि नहीं। पंखे Okay, की sir. मोटर, Okay. पंखे की मोटर को भी हम एक सिस्टम के रूप में स्टडी कर सकते हैं, पूरे पंखे को भी एक सिस्टम के रूप में स्टडी कर सकते हैं, जिसमें मोटर एक पार्ट होगी उस सिस्टम का, ठीक है। और एक पंखे के आसपास भी हम एक कंट्रोल वॉल्यूम बना सकते हैं, और उस वॉल्यूम को भी हम स्टडी कर सकते हैं, दैट विल बी एन ओपन सिस्टम एंड पंखा विल बी पार्ट ऑफ दैट सिस्टम, ठीक है। और आप पूरे कमरे को भी स्टडी कर सकते हैं, जिसमें ये पंखा भी उसका पार्ट होगा, और ये जितनी छोटी छोटी चीजें बनाई वो सब उसका पार्ट होंगे, और ये हमारा पूरा कमरा एक क्लोज सिस्टम हो जाएगा। तो डिपेंड कि आप कौन से वाले रीजन में, कौन से वाले इलाके के ऊपर में आप फोकस करना चाहते हैं, किस चीज के ऊपर में आप फोकस करना चाहते हैं, ठीक है, ओके। पंखे की जैसे मोटर है, पंखे की मोटर में कोई मास ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ऐसा तो है नहीं मोटर पहले भारी थी फिर हल्की हो गई, मैंने और तार डाल दिया उसमें, कुछ और लोहा लगा दिया, उसमें कुछ मास ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो पंखा क्या होता है, उसमें कुछ पंखुड़ी लगी है लोहे की, फैन के उसके जो पर लगे हैं, और मोटर लगी है, और कुछ तार लगे हुए हैं, उसमें कुछ तो अलग से मास ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है। देन पंखा इटसेल्फ इज ए क्लोज सिस्टम, अगर आप हीट ट्रांसफर पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करना चाहें, लेकिन वो तो हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, अभी के लिए नहीं कर रहे हैं, है ना। एयर आ रही है और एयर सर्कुलेट हो रही है, उस वाले पार्ट को अगर स्टडी कर रहे हैं, तो पंखा उसका पार्ट हो जाएगा, ठीक है, एक माध्यम हो जाएगा वर्क ट्रांसफर का, सॉफ्ट वर्क के तरीके में हम उसको वर्क दे रहे हैं, ओके। तो डिपेंड व्हाट यू आर स्टडिंग, इफ यू आर स्टडिंग द फ्लो ऑफ एयर, ओके, देन इट इज, एंड यू कैन आई मीन assume some imaginary boundary
एंड एयर इज गोइंग इनसाइड, इट इज कमिंग आउट, देन इट इज क्लोज सिस्टम। पंखे का अगर हीट ट्रांसफर स्टडी करना चाहते हैं केवल पंखे का, देन इट इज क्लोज सिस्टम। अगेन अगर आप पूरा रूम को स्टडी करना चाहते हैं जो अच्छी तरह से बंद है, उसमें कोई वेंटिलेशन नहीं है, देन अगेन इट इज ए क्लोज सिस्टम। सो डिपेंड्स व्हाट यू आर स्टडीइंग, राइट? ठीक है ना? अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड सर। ओके, okay, so any other doubt, then we can discuss if you have. Sir, in first class, sir, you have discussing about the degree of freedom, sir. Right, Gibbs हाँ, Gibbs Page rule. Yes, sir. For the that to define the independent property for the system to fix the state. हाँ So you mentioned that number of independent intensive property. हाँ, So sir, intensive property is itself is independent. Sir, again we are writing the independent one before it. मैं समझा नहीं क्या सवाल आपका। सर अपन इंटेंसिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ अच्छा इंटेंसिव। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट है आपस में, ऐसे? नहीं सर, ऐसा नहीं सर। अपन नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी अपन मेंशन करने थे स्टेट के फिक्स करने के लिए। हाँ, तो बिफोर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बिफोर राइटिंग द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यू मेंशन द इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ, इज इट राइट सर? इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हाँ, राइट, यू आर राइट। इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसलिए बोल रहे थे कि मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम है, उसमें हमने प्रेशर और मान लीजिए कुछ टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया, तो वॉल्यूम इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएगा। ओके, देन इट इज ऑटोमेटिकली फिक्स्ड बाय रिमेनिंग टू प्रॉपर्टीज। ठीक है, ओके। स्पेसिफिक वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूं। आपने प्रेशर और टेम्परेचर अगर आपने फिक्स कर दिया एक सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम का, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, वो डिपेंडेंट हो जाएगा प्रेशर और टेम्परेचर पर, उनका फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें केवल दो ही प्रॉपर्टी ऐसी होंगी जिनको आप इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकते हैं। मतलब आपने एक प्रॉपर्टी फिक्स कर दी, ठीक है, बाकी प्रॉपर्टी भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने कोई दो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी फिक्स कर दी, देन अदर प्रॉपर्टीज आर ऑटोमेटिकली फिक्स्ड, दे आर नॉट independent anymore. You are getting my point, what I'm trying to say? Not understood sir. Okay, मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती हैं। एक हमारा हो सकता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, एक हो सकता है टेम्परेचर, एक हो सकता है प्रेशर, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है। ओके, लेकिन अगर आपने इसमें कोई दो प्रॉपर्टी फिक्स कर दी, मान लीजिए टेम्परेचर और प्रेशर आपने फिक्स कर दिया, तो जो भी अब बची बचाई प्रॉपर्टी है ना, वो इन पर डिपेंड करेंगे। जो हमारा प्रेशर और टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया, मान लीजिए हमने टेम्परेचर T1 फिक्स कर दिया, प्रेशर P1 फिक्स कर दिया, तो जो भी स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा ना हमारा, ओके, दैट विल बी फंक्शन ऑफ दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, दैट इज नॉट इंडिपेंडेंट एनीमोर। जैसे मैथमेटिक्स में बोलते हैं ना कि y इज फंक्शन ऑफ x, तो x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, और जैसे जैसे आप x को चेंज करेंगे वैसे वैसे y चेंज होता रहेगा। ठीक, जो y है वो x पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना? राइट सर। तो हमको एक कुछ कर्व मिल जाएगा, मान लीजिए ये कर्व है ये, तो इसकी इक्वेशन आप लिख सकते हैं y इक्वल टू fx। इसमें आप x बताइए कि ये हमारा x है, तो आप कर्व को देख के बता सकते हैं कि हमारा y क्या रहेगा। ठीक, लेकिन हमारे अगर दो वेरिएबल हो जाए, मान लीजिए हम कोई सरफेस ऐसे डिफाइन करना चाहें, कोई एक 3D सरफेस ऐसे डिफाइन करना चाहें इस तरह से, मान लीजिए कोई, ठीक है, ये हमारी कोई सरफेस ऐसे टू डायमेंशनल सरफेस है, ठीक, ये हमारा जेड एक्सिस है, ये हमारा एक्स और ये वाई, तो हमारा ये एक्स और वाई नीचे में प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक, तो हम यहाँ पर एक्स और वाई दोनों इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकते हैं, और जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक, यहाँ पर आप x भी इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकते हैं, y भी इंडिपेंडेंटली चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो z है वो x और y दोनों पर डिपेंड करेगा।
ठीक है, तो z is dependent on x and y and x and y both are independent variable. ओके, बट इस केस में जैसे हमने यहाँ पे लिखा था y इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पर केवल x को आप चेंज कर सकते हैं, केवल x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y उन पर डिपेंड कर रहा है x पे। ठीक, तो इसी तरह से हमारी जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, या फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम है, तो अगर आपने यहाँ पर जो स्पेसिफिक वॉल्यूम को अगर हम देखें, देन इट विल बी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन यू कैन चेंज इंडिपेंडेंटली प्रेशर एंड टेम्परेचर, बट इफ यू हैव फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, क्योंकि वो तो डिपेंडेंट है टेम्परेचर और प्रेशर पर। यहाँ पर ये जैसे हो गया ना हमारा, आप इससे कंपेयर करके देखिए, z इक्वल टू एफ ऑफ x एंड y। ओके, सो टेम्परेचर इज लाइक x एंड p इज लाइक y। ठीक है, तो x and y both are independent variable, but this z, that is specific volume, that is dependent on x and y. Okay, so this specific volume is dependent on pressure and temperature, so this specific volume, it is not independent. Okay, right sir. तो ये कहने का मतलब था इंडिपेंडेंट का, कि हमको कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए एक सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए। Okay sir, understood sir. You got the point? Yes sir. तो आपको उसमें कितने केमिकल्स हैं उसके अंदर में, सिलेंडर में, सॉरी आपके सिस्टम में कितनी फेजेस हैं, तो वहां से हम बता सकते हैं कि कितने हमको इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे हमारे पास। राइट, ठीक है, क्या थी Yes, sir, इक्वेशन? हाँ, इक्वेशन हमारी थी एफ, सॉरी, P plus F is C plus 2. एफ इक्वल टू 2 प्लस सी माइनस पी। ठीक है, तो कितने हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, दैट इज एफ, सी इज नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड, आई मीन केमिकली इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स, एंड पी इज नंबर ऑफ फेज। ओके, Okay sir. ठीक है, और कुछ डाउट है पिछले क्लास में? No, इस sir. क्लास में? No sir. Okay. You can conclude the session sir. Okay, then we can conclude it here, and I will upload this, and you can, I mean, try to solve these problems for your practice. Okay, so thank you for attending, and we will meet in the next session. Thank you sir. Okay sir.